Soldiers fight for the motherland to save lives. Doctors fight ailments to save lives. Military doctors do both. To throw light upon this thought and to give you an insight into his life, we have amongst us Major Dr. Surendra Punia speaking on military medicine beyond the battlefield. Sir is an alumnus of Armed Forces Medical College and has served with the President's Bodyguard at the Rashtrapati Bhavan, Special Forces and United Nations Peacekeeping Mission in the Democratic Republic of Congo. Major Dr. Punia represented India in Croatia, Spain, Ireland and Turkey in 5 World Championships and has won 27 medals, including 10 golds. He is the first Indian powerlifter to have won gold in 4 consecutive championships from 2010 to 2013. On January 26, 2012, he was felicitated with the Vishisht Seva Medal by the Honorable President of Republic of India for his distinguished service of exceptional order in the field of sports. Sir is the founder of Soldierathon, a marathon in honor of martyrs and wounded soldiers at New Delhi. He is a Limca book record holder for the most international sport medals won by any Indian doctor. Without taking more of your time, may I call upon stage Major Dr. Surendra Punia. Who stands guard when 1 billion Indians dream? When India sleeps, who stays awake? In times of crisis, who holds your hand? In the Soldierathon. लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज के इस सभागार में मौजूद मेरे हमसफर हमवतन साथियों, आप सबको मेरा जय हिंद कबूल हो। जय हिंद। आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, आपके जो टीचर्स हैं, आपका जो मैनेजमेंट है, उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपका मेडिकल कॉलेज मेरे लिए अपने आप में एक
प्रेरणा सा बन गया है, क्योंकि जब मैं दिल्ली से आ रहा था तो मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि प्राइवेट नहीं, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो पता नहीं वहाँ का अरेंजमेंट कैसा होगा। लेकिन आई वांट टू से एंड आई वांट टू सल्यूट यू ऑल ऑर्गेनाइजर्स दैट यू हैव ए ग्रेट मेडिकल कॉलेज एंड इट्स इंस्पिरेशनल फॉर मी। सरकारी हो प्राइवेट हो, आई थिंक आज देखने के बाद मुझे फिर फीलिंग हो गया कि उन लोगों पे डिपेंड करता है कि टीम कौन लीड कर रहा है और टीम में कौन लोग हैं। सो आपकी जो टीम है मैनेजमेंट की और स्टूडेंट्स की, मैं एक बार फिर आपको सल्यूट करूंगा, क्योंकि मैं जब साहब के पास बैठा था मैं कंटिन्यूस पिछले आधे घंटे से यही सोच रहा था कि शायद बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो मैनेजमेंट है उनको इधर आना चाहिए एक बार, और आके शायद आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आशीष वाडेकर जो आपके साथी हैं, पिछले 3 साल से मेरे को बोल रहे हैं कि आपको आना है, आपको आना है, लेकिन शायद मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, पहले नहीं आ पाया। अब मैं अपने आप को किस्मत वाला समझ रहा हूँ कि मैं आज आपके बीच में हूँ। और मेरी स्टोरी बिल्कुल आप जैसे लोगों की स्टोरी है। मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ जिसकी स्टोरी लिखने में मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स और मुझसे मोहब्बत करने वाले लोगों का हाथ है उसमें। सो जो मेरी जो स्टोरी आपने सुनी 100% में से 1% मेरा है। बाकी मेरे टीचर्स, मेडिकल कॉलेज, मेरे पुराने टीचर्स, मेरे साथी, मेरे फौज के साथी, फौज के सीनियर्स, जूनियर्स, फौज के जवान जिनके साथ मैं लड़ा हूँ, मेरे कोचेज, 99% उसमें हक उन्हीं का है। और इसका मतलब ये भी बताना चाहूँगा कि आपकी जो स्टोरी है, शायद आपकी स्टोरी में 5% आपका हिस्सा होगा, बाकी उन्हीं लोगों का हिस्सा है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। माय फादर वाज ए फार्मर और मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ था। मैं पढ़ाई में ठीक था, आई थिंक आई वाज गुड इन स्टडी। लेकिन 12th के बाद में जब कहते हैं कि उम्र बढ़ती है तो शायद हार्मोन्स में चेंज आता है, और शायद मैं जवानी में घुस रहा था तो मेरा दिमाग भी थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गया और मैंने आके आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड थे उन्होंने एक बार मेरे को देखा कि मैं किसी धरना में आगे नारेबाजी कर रहा हूँ, तो वो आए, उन्होंने मेरे को सबके सामने 1-2 लगाए। तो मेरे को गुस्सा आया कि मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती हो रही है। तो मैंने कहा कि आप मेरी सिस्टर के हस्बैंड हैं, अगर और कोई होता तो शायद मैं हाथ ही तोड़ देता। तो उन्होंने मेरे को उसी वक्त 2 और लगाए। फिर मेरे को लगा कि नहीं, शायद यहाँ और ज़्यादा बेइज्जती होगी, तो उन्होंने कहा मोटरसाइकिल में पीछे बैठो, और वो सीधा मेरे को गाँव में लेके गए। माय फादर इज ए फार्मर, तो कहते हैं कि जवाई की तो हर सास और हर ससुर सुनता है। तो उन्होंने जो जो बोला उन्होंने सुना। उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसा या तो घर से निकल जा या फिर पढ़ाई कर ले। तो मेरा मन क्या है कि मैं घर से निकल के कहीं भाग जाऊं इन लोगों से दूर, लेकिन मेरे पास सही में पैसे नहीं थे। पैसे होते तो शायद भाग जाता। मैं सीकर आया, मेरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मेरे दोस्तों से मिला। मैंने बोला कि ऐसी सीन है कि आप लोग साथ दोगे, कुछ पैसे वैसे दोगे? उनका भाई हम भी तेरी तरह ही, पैसे तो नहीं। So then I went to one of very close friend. I said कि I need some money. He said कि भाई भागने के लिए नहीं दूंगा तेरे को, बाकी अगर तू पढ़ेगा उसके लिए दे सकता हूँ। His name is Anand. He is still so close. So he gave me 9,000 rupees. I took a bus from Sikar to Jaipur. I went to book market. And मैंने जाके बोला कि भाई इसमें PMT की जो तैयारी करने वाली किताबें वो दे दो। उन्होंने कहा कौन से ऑथर की? मैंने कहा ऑथर तो नहीं पता, क्योंकि आर्ट्स में एडमिशन ले चुके थे। टी सेट की जब आपको ऑथर ही नहीं पता तो आप क्या MBBS क्या खाक करोगे? मैंने कहा किताब आप बेच रहे हैं, आपको पता है बच्चे कौन सी किताब खरीदते हैं, तो आप वो दे दो। तो उन्होंने कितनी चाहिए? मैंने कहा 9,000 रुपये ले गए, इसमें किराया छोड़ देना, बाकी जितने तू दे सकता दे दे। तो उन्होंने 4 थ्योरी की किताबें दी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और फिर बाकी सारे ऑब्जेक्टिव दी। तो मैं पूरी बोरी में भर के सीकर आया। सीकर से मैं गाँव गया। तो जब मैं गांव में बस से उतरा तो मेरे ताऊ जी सामने से आ रहे थे। उन्होंने बोला कि ये भैंस के गाय के लिए वो खड़ होती है, वो लेके आया। ऐसा नहीं।
तो ध्यान नहीं दिया। मैं घर पे आया, आके मेरी दादी को मैंने बोला कि अभी मैं यहीं पढ़ूंगा। सो माय फादर वाज सो अपसेट, ही सेड कि यहाँ से निकल जाओ, शहर में जाके कोचिंग करो, कोटा में करो, यहाँ करो। आई सेड नहीं, मैं इधर ही करने वाला हूँ। तब मेरे गांव में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं आई थी। सो आई यूज्ड टू स्टडी इन अ डे, इन अ नाइट टाइम लैंप में मैं पढ़ाई करता था। मेरे को इतना था कि घर वालों से पीछा छुड़ाना, मेरे को यहाँ से निकलना। दैट वाज द because my father was so strict, he was a farmer, he was doing so much hard work. He said कि मैं दुनिया में जब मरूं तो मैं लोगों को ये नहीं सुनना चाहता कि तूने तेरे बच्चे को पढ़ाया नहीं, बाकी तेरी किस्मत खराब है तो तू इधर खेत में काम कर ले, अगर तू पढ़ सकता है, कुछ कर सकता है, पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन आपको पढ़ना है। तो जब मेरा एग्जाम हुआ तो मैंने राजस्थान पीएमटी दिया, सीबीएसई दिया, एफएमसी दिया, लेकिन मेरा सपना था कि अभी मैं जाऊंगा तो शायद एफएमसी में जाना है, क्योंकि मेरे गांव में हर घर में 2-2, 3-3 फौजी थे। सो आई गॉट सेलेक्टेड इन एफएमसी, आई गॉट 6th रैंक। मैं जब एफएमसी पूछा तो एफएमसी जो मेडिकल कॉलेज आपने देखा वो पुणे में है, और उसमें आउट ऑफ 100 सीट मतलब जनरली आर्मी के जो जनरल्स, ब्रिगेडियर, उनके बच्चे या जो शहरों में पढ़ने वाले होते हैं, उनकी अंग्रेजी अच्छी होती है, तो वो गए थे। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, तो मैंने देखा कि वार्डन के ऑफिस के सामने कोई जेफरी आर्चर के नॉवल लेके, मैंने कहा भाई ये कहाँ आ गए। तो सारे अंग्रेजी में बात करें तो कुछ दिन तो मेरे को लगा कि शायद डिप्रेशन होने वाला है। देन मेरे कुछ सीनियर साथ लगे, उन्होंने कहा कि ये डिक्शनरी है, ये पढ़ो, वो पढ़ो, और फिर मेरे को समझ में आया कि एफएमसी में कि एफएमसी एक बहुत अच्छी कॉलेज है, वो डॉक्टर ही नहीं बना रही, वो आदमियों को इंसान भी बना रही है, ऑफिसर भी बना रही है। और मेरे को मौका लगा कॉलेज में, वहाँ पे पूरे जो आर्मी के ऑफिसर्स 4-5 हज़ार लोगों का एक क्रॉस कंट्री हुआ, और तो दौड़ हुई, तो उसमें मैं सेकंड आया। उसमें एक आर्मी का एक जवान जो सर्विसेज खेल रहा था वो फर्स्ट आया। तो सभी को लगा कि ये डॉक्टर कैसे आ सकता है सेकंड। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कौन सा शॉर्टकट मारा। मैंने कहा शॉर्टकट, एक तो रैगिंग चल रही है, सबके सामने दौड़ रहा हूँ, तो मैंने शॉर्टकट कहीं नहीं मारा। तो उसके बाद में मेरा जो रूममेट था, ही वाज फ्रॉम मिलिट्री स्कूल चैर, ही वाज वेरी गुड स्पोर्ट्समैन एंड वेरी हैंडसम गाय। सो उनका जो ही कॉलेज छूटे, मेरी कॉलेज में एक कहावत है कि जब मेडिकल कॉलेज में आप आते हो तो आप एक चीज आपको कंपलसरी करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है। दैट्स व्हाट मैन एम इन लाइफ, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। इसके साथ में मेरी कॉलेज में एक हमेशा का एक नारा है कि पढ़ाई नंबर 1, उसके बाद में 2 चीज उनमें से एक चीज और चूज कर सकते हो। पहली चीज आपकी कोई भी हॉबी, किसी को म्यूजिक का शौक है, किसी को माउंटेनियरिंग का शौक है, किसी को स्पोर्ट्स का शौक है, तो सारी फैसिलिटीज है वहाँ पे। किसी को ड्रामेटिक्स का है, किसी को क्विज का है, तो आप ज्वाइन कीजिए, आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। और जो लास्ट वाला है, आप गर्लफ्रेंड कर सकते हैं। तो लेकिन अगर तीनों साथ कर लिए तो तीनों में फेल हो जाएंगे। तो आई डिसाइडेड कि भाई अपनी हिंदी आती है, अंग्रेजी आती नहीं, यहाँ लड़कियाँ सब जान साहब उनके हैं, तो इसमें अपना नंबर नहीं आने वाला। तो लेट्स फोकस ऑन स्टडी एंड स्पोर्ट्स। तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंड इन फर्स्ट ईयर, और जब मैं खेल रहा था तो इवेंट से और इंडियन आर्मी से एक डॉक्टर्स की टीम आई स्पोर्ट्स मेडिसिन की। दे वर टेकिंग द ब्लड ऑफ ऑल द स्पोर्ट्समैन जस्ट टू चेक हाउ मच WBC, हाउ मच RBC, कौन से स्पोर्ट्स में कौन होते हैं। तो 4-5 दिन बाद में उन्होंने मेरे को कहा कि ये है कौन, तो मेरे को बुलाया। तो मेरे को लगा शायद पुलिस से निकालने का कोई प्रोग्राम तो नहीं है। तब मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा था कि ये मसल फाइबर का ये रोल होता है स्पोर्ट्स में। तो उन्होंने फिर मेरे टेस्ट किए, तो मेरे को लगा मैं ठीक था, गाँव से मेरे को कोई बीमारी नहीं है। उनका नहीं, बीमारी नहीं, तेरे में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तो आप ये वाला स्पोर्ट्स कीजिए। फिर मेरे को आर्मी स्पोर्ट्स कॉलेज में जो खाली टाइम होता था उसमें मेरे को भेजने लगे। मैं पहली साल में पुणे यूनिवर्सिटी खेला, और वहाँ मैंने 5,000, 10,000 क्रॉस कंट्री सारे मेडल जीते। तो जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे सीनियर्स ने कहा कि वो ठीक है, पहले कॉलेज के रिकॉर्ड है 1968-62 के, अगर वो तोड़ दोगे तो मान जाएंगे। तो ऐसा कि ठीक है, ये भी देखते हैं। जो मेरा रूममेट था वो हमेशा मेरे को कहता, भाई इसके ग्राउंड के अलावा और कॉलेज के अलावा भी जिंदगी कभी आ ना, बाहर दिखाते हैं दुनिया तेरे को। तो मैंने बोला कि चल भाई क्या दिखाया, उनका गर्लफ्रेंड से मिलाऊंगा। तो मैं पहली बार कॉलेज से जब बाहर निकला, बहुत तैयार होके, नहा धोके, बार ठीक करके, मेरे को लगा कि आज भाभी से मिलने जा रहे हैं, तो कम से कम भाई का इंप्रेशन खराब नहीं है। मैं फातिमा नगर था, कॉलेज के जस्ट साइड में फातिमा नगर पहुंचा। सो वहाँ पे एक इंटरनेट कैफे था,
तो वो उसमें गया, जाके बैठ गया। तो मैं काफ़ी देर तक जो भी लड़की दिख रही है मैं सोच ये भाभी तो ऐसे करते करते 1 घंटा हो गया। 1 घंटे के बाद मेरे को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ में गया। भाई कब आएगी, मेरा तो 1 घंटा खराब कर दिया, मैं प्रैक्टिस करता। उसने कहा है ना यही है। मैंने कहा कहाँ? बोला यहाँ पे। तो वो एक केबिन में बैठा हुआ था, चैट कर रहा था। मैंने कहा कहाँ? बोला ये। मैंने कहा मुझे तो नहीं दिख रही। बोला देख बात कर रही है। तो मेरे को लगा वो मेरे को पागल बना रहा। तो मैंने उसको काफी उल्टा सीधा बोला। मैंने कहा नहीं मिला तेरे को, लड़कियां कंप्यूटर में कहाँ से आ गई? So you know, I want to tell you like I was so focused on my sports कि मेरे को ये कंप्यूटर, इंटरनेट, जीमेल है मेरा 2006 में बना। जब मैं यूनाइटेड नेशन गया वहाँ मेरी मजबूरी हो गई कि वहाँ आप किसी से इंटरेक्ट लेटर या कुछ नहीं कर सकते। आपको हर रिप्लाई, हर मेडिकल रिपोर्ट आपको इंटरनेट मेल पे ही भेजनी है। उसी टाइम जब मैं 1998 में जब मैं जो FMC का कॉलेज डे होता है उसमें मैं स्पोर्ट्स की मतलब मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला था कि मैंने डिसाइड किया था। मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी, मैं नेशनल खेल के आया, नेशनल में मेडल जीत के आया था। तो आई वाज श्योर कि मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। ठीक 3 दिन पहले मेरे पैर में इंजरी हो गई और दैट वाज लाइक सच ए बिग सेटबैक फॉर मी कि मैं पिछले 2 साल से इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मतलब ये नहीं हो पाया। लेकिन जो मैंने उससे एक सीख लिया मैंने कि जब मैंने सोच लिया है तो मेरे को ये करना है। क्योंकि जो मेरा जो टाइमिंग है वो नेशनल लेवल पे वहाँ पे चल रहा है, तो एक कॉलेज है, कोई बात नहीं। मैं हर शाम को आके ग्राउंड में बैठता था, मैं उसी ट्रैक को आके देखता था जहाँ मेरे साथी प्रैक्टिस करते थे या आर्मी चैंपियनशिप सर्विसेज वाले जो प्रैक्टिस करते थे, नेशनल खेल रहे थे। मेरे से दौड़ा नहीं जाता था क्योंकि मेरे को 6 महीने तक स्पोर्ट्स मेडिसिन वालों ने कहा कि आप बिल्कुल नहीं दौड़ सकते, इतनी सीवियर इंजरी है। लेकिन मुझे पता था कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस एंड आई हैव टू इरेज ऑल दोज रिकॉर्ड्स क्योंकि 62 के बाद में अगर नहीं तोड़ रहे हैं तो शायद जिन्होंने बनाए हैं उनकी भी हम बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक पैमाना तय किया, आज हमने एक पैमाना तय किया। अगर आने वाली पीढ़ियां अगर हमसे बेहतर नहीं करेंगी तो ये हमारी भी तौहीन है कि हमने उनको क्या सिखाया। आई डिसाइड ड्यूरिंग दिस टाइम मेरे कुछ दोस्त थे वो बोले गोवा जाएंगे। जो वापस प्रैक्टिस करने लगा, कोच साहब जो मेरे कोच थे वो सर्विसेज के कोच थे और इंडिया टीम के कोच थे। तो मैं गोवा चला गया उनको बिना बताए और जब वापस आया तो कोच साहब के बेटे थे, उन्होंने मेरे को कहा कि डैडी इज सो अपसेट विद यू, ही विल लिटरली किल यू। सो मुझे इतना डर लगा, मैं 2-3 दिन और नहीं गया। फिर एक दिन शाम को मैं ऐसे जो प्रैक्टिस कर रहे तो मैं तैयार होकर बीच में लाइन में घुस के मैं भी दौड़ने लग गया। तो आफ्टर माई वर्कआउट ही कॉल्ड मी ऑन साइड पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में। उन्होंने कहा कि कहाँ गए थे? मैंने कहा तो साहब गोवा। क्यों? किससे पूछ के? ऐसे दोस्त जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आपकी लाइफ का टारगेट क्या? उनका डॉक्टर बनना। और मैंने कहा स्पोर्ट्स। तो उन्होंने कहा कि गलती की है। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कोचिंग तभी दूंगा जब जो मैं पनिशमेंट डिसाइड कर रहा हूँ अगर आप पूरा करेंगे। तो आई थॉट ठीक है, कुछ फ्रंट रोल, कुछ पुशअप, सिटअप, कुछ दबाएंगे। सो ही सेड कि जो ये ट्रैक है इसके 150 लैप लगाने हैं और 22 किलो वेट होगा पीठ में। तो इनिशियली आई थॉट कि शायद ध्यान से सुना नहीं है। तो ऐसा क्या? उन्होंने कहा कि 150 लैप 22 किलो ये वेट है। अगर आपको लगता है कि आपने गलती की है तो ये पनिशमेंट, अगर आपको लगता है गलती नहीं की है तो बेटा आप आराम से जाओ मेडिकल कॉलेज में, अपने हॉस्टल में जाओ, पढ़ाई करो, अच्छे डॉक्टर बनो और इधर इस ग्राउंड में दोबारा कदम मत रखना। सो इन स्पीड ऑफ सेकेंड आई डिसाइडेड कि इधर ये पनिशमेंट लेना है। एंड ही वॉज देयर होल नाइट। इन बिटवीन कोच साहब की जो बीवी थी वो भी, उनको रात का वक्त हो गया, दूसरी साइड में उनको लगा कि दौड़ रहा है तो बीच में से कुछ खाना वाना दिया उन्होंने मेरे को। तो उनको पता चला कि मैं वहाँ रुक गया। फिर उन्हें आवाज़ दी, उनको मालूम, उनकी वाइफ आगे उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती इतने छोटे बच्चे को इतना बड़ा पनिशमेंट दे। उन्होंने कहा तेरे को तकलीफ है, तू भी साथ में सुन। दैट डे आई वाज अपसेट विद हिम, सो अपसेट कि मतलब इतना बेरहम, मतलब ये कोच मेरे बाप से भी बेरहम है। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तब मुझे एहसास होता है कि नहीं, उन्होंने जो भी किया वो सिर्फ मेरे लिए किया। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके साथी जो सीनियर्स हैं, आपके शुभचिंतक, अगर आपको कभी किसी चीज के लिए डांटते हैं या आपको लिटरली फोर्स करते हैं या कुछ कड़वा बोलते हैं तो ये मत समझना कि वो आपकी तौहीन कर रहे हैं या उनको कोई मजा आ रहा है उसमें। किसी को मजा नहीं आता। आई नो ही वॉज सो डिस्टर्ब, बट वो जरूरी था वो पनिशमेंट।
वो जरूरी इसलिए था कि मेरा कमिटमेंट लेवल कितना है. He just wanted to check that. नेक्स्ट ईयर आई ड्रॉप ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम 1 टू, अगर कभी एफएमसी जाएंगे तो उधर आपको मिलेगा कि आफ्टर 62, 68, योर ट्रूली, योर ब्रदर, योर सीनियर erased everything, and I went to all my seniors, those who made those records, and I went there, I gave those medals to them, that said, this belongs to you. I broke, but this medal belongs to you. उस टाइम मेरा एक सपना था, जब मेरे जो साथी थे, मेरे कोर्समेट, उन्होंने कहा कि सनी, माय फ्रेंड्स कॉल मी सनी, तेजर जी, सनी वर्ल्ड मेडिकल गेम हो रहे हैं और तेरा टाइमिंग उनसे बेहतर है. तो मेरे पास पैसे नहीं, तो मेरे कोर्समेट्स ने पैसे इकट्ठे किए 8 लाख रुपए 99 में. उन्होंने कहा कि फ्रांस खेलने जाना है केन्स. लेकिन मेरे डीन थे, अपने मुंबई के ही हैं, जन चुडाक ने, ही कॉल्ड माय फादर. ही सेड कि इधर एग्जाम है और ये खेलने जाना चाहता है. माय फादर सेड कि जूते मारो. एंड डीन सेड मैं भी नहीं जाने दे रहा हूँ. लेकिन ये जिद्दी पकड़ रही है. उसने कहा कि अरे बच्चा, मैंने आपको दे दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है, अब वो आपका बच्चा है, आपको जो मन में है करो. डीन ने कहा नहीं जा सकते आप. सो मेरा वो एक सपना, मेरा मतलब वहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लगा, खत्म हुआ. क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं शायद इंडिया का पहला वो बच्चा हूँ, मेडिकल स्टूडेंट होऊंगा जो उन गेम्स में जाके शायद इंडिया के लिए मेडल लेके आऊँगा. ये 99 का था. देन इन 2000 आई ज्वाइन इंडियन आर्मी. आर्मी ज्वाइन करने के बाद में मेरा एक सपना था कि मैं स्पेशल फोर्सेज में जाऊँगा. और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि स्पेशल फोर्सेज, इंडियन आर्मी की जो स्ट्रेंथ है 18 लाख लोग हैं. 18 लाख में से सिर्फ 7000 लोग हैं वो स्पेशल फोर्सेज में हैं. स्पेशल फोर्सेज में कोई किसी की पोस्टिंग नहीं करता. अगर आप खुद वॉलंटियर हैं, अगर आप बॉन्ड भरते हैं कि यस आई एम वॉलंटियर फॉर स्पेशल फोर्सेज, तो उसके साथ एक क्लोज होता है कि यू विल रेडी टू गिव योर लाइफ अक्रॉस द बॉर्डर एट एनी टाइम व्हेनेवर दिस नेशन नीड्स यू. सो मैंने कहा कि मुझे इसमें जाना है और मैंने वॉलंटियर किया. तो 6 महीने का कोर्स होता है और मैंने वो कोर्स किया. फिर मेरा सिलेक्शन हुआ एंड देन आई ऑप्टेड फॉर कश्मीर, कि मुझे वहाँ जाना है. सो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज़िंदगी की ऐसी चीज़ें हैं जो जिन्होंने मेरे को डिफाइन किया और जिन्होंने इस मुल्क को डिफाइन किया है, जिन्होंने इस मुल्क की जो आर्मी है उसको वो डिफाइन करते हैं. तो जब मैं वहाँ गया एज ए डॉक्टर, एज ए मिलिट्री ऑफिसर, तो मेरा काम ये था कि मैं मेरे जो साथी जो इंजर्ड हों किसी भी ऑपरेशन में, मैं उनका इलाज करूँ. तो मैं एक दो ऑपरेशन में गया जिसमें एक दो साथी को गोली लगी, मैंने उनका इलाज किया. तो अगली बार मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं खुद उस ऑपरेशन में जाना चाहता हूँ जहाँ ये गोली चल रही है. तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने कहा आर यू श्योर, क्योंकि कोई डॉक्टर उधर जाता नहीं है, उनको पीछे रखते हैं. तो आई सेड नहीं, मैं इसलिए साथ जाना चाहता हूँ कि जो मेरे जो जवान हैं उनको ये एहसास हो कि जो इलाज करने वाला है वो भी हमारे ही साथ खड़ा है. तो उनका जो मोरल है वो इतना हाई रहेगा. उनको ये नहीं है कि गोली लग गई तो 2 किलोमीटर पीछे बॉडी लेके जाएंगे, वहाँ वो बैठा है. सो आई सेड आई वांट टू बी विद देम. जब मैं पहले ऑपरेशन में गया बांदीपुर, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे है और वहाँ पे मिलिटेंट्स का इतना इन्फिल्ट्रेशन है. तो मैं पहले ऑपरेशन में गया तो मैं मेरे सीनियर के साथ था. तो उन्होंने कहा कि सनी आज तू मिलिटेंट देखेगा एंड पहली बार तू फायर करेगा, आर यू श्योर, है तेरे में दम? मैंने कहा सर श्योर, बिल्कुल करेंगे. तो मैं उनके साथ पेड़ के पीछे बैठा था और उधर एक हाइड आउट जिसमें 15-20 मिलिटेंट थे. एक मिलिटेंट बाहर निकला पानी भर के, वो जा रहा था. तो मेरे जो सीनियर थे वो काफ़ी मजाकिया थे, वो पेड़ के पीछे से आए और उनका आवाज़ दी. तो जो मिलिटेंट जा रहा था हथियार के साथ, उसने चारों तरफ देखा कि इस जंगल में कोई नहीं है, आवाज़ कहाँ से. देन अगेन ही स्टार्टेड वॉकिंग. तो उधर साइड में आके उन्होंने कहा ओए. तो उसको फिर लगा कि हमारे अलावा यहाँ और कौन हो सकता है. तो पहले वो उधर जा रहा था और चीड़ का इससे भी बड़ा पेड़ था, उसके पीछे हम दोनों बैठे थे. सो ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स अस. तो मेरे सीनियर थे, जब 15 मीटर बच गए तो उन्होंने मेरे को पैर से लात मारा. उनका कि फायर, रेडियो स्टेशन में उन्होंने बोला फायर. सो आई वाज सो जैब. मैं एक इंसान हूं, लोग बोलते हैं डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोलते हैं या फिर वो पागल होते हैं. डर लगता है और लगना भी चाहिए. बहादुरी इसमें है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में डर की वजह से आपके जो सेंसेस हैं थोड़े अलर्ट हो जाते हैं. डिफिकल्ट सिचुएशन में
आप अपनी जान बचाते हुए, अपने साथियों की जान बचाते हुए जो खतरा है उसको खत्म कर रहे हैं, तो वो तो बहादुरी है। अगर आप बेवकूफ की तरह गोली के सामने जाके खड़े हो जाते हैं तो गोली पे किसी का नाम नहीं लिखा होता, जो सामने आता है वो उसको लेके जाते हैं। सो आवाज लिटरली लाइक मेरे को लग रहा है कि सामने ही आ रहा है क्या ले। सो उन्होंने कहा कि फायर। तो मेरे को उस समय मुझे याद अभी भी मेरे को कान में गूंजते हैं वो सब। तो मेरे को लगा कि मैं डॉक्टर हूँ, शुड आई किल और शुड आई नॉट, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था मेडिकल कॉलेज में कि वी आर द सीरियस। यस मैं अभी सुधीर जी को मैं यही बोल रहा था कि इस मुल्क में भगवान से ऊपर दो हैं, माँ बाप और गुरु, और भगवान के बराबर दो हैं, एक डॉक्टर और दूसरा फौजी। ठीक है, ये हकीकत। और नजदीक आ गया तो मैं उसमें इतना हड़बड़ा गया कि जो सिंगल शॉट होता है, मेरे में 32 गोलियां थी, उसमें जो सिंगल शॉट की जगह बस्ट पे हो गया अपने आप। तो जब बिल्कुल सामने उन्होंने मेरे को जोर से लात लगा कि फायर, जोर से चिल्लाए, तो मेरे को लगा करना ही। तो मैंने जब फायर किया तो उसके लगी फेल डाउन। उसी वक्त उस हाइड आउट में से 10-12 लोग निकले जो हमारे जूनियर जवान जो भी थे, उन्होंने वहाँ फायर किया और मिलिटेंट्स खत्म हुए। तो अगले 1 मिनट तक आवाज नहीं, शॉक। फिर जब गोलियां चल रही तो मेरे को लगा मुझे फायर करना चाहिए, तो क्योंकि पूरी गोलियां एक साथ निकल गई थी और मेरे को लग रहा था शायद अभी भी है, तो मैं कोशिश कर रहा था क्यों नहीं हो रहा। देन आई सेड कि शायद हथियार में रोक पड़ रही है, दूसरा हथियार को। तो उन्होंने कहा, देखा उनका गोलियां पूरी खत्म हो गई। तो मैंने कहा एक ही बात, उनका एक बस निकल गया। दैट वाज लाइक आपका मेंटल स्टेट होता है। बट अगले ही सेकंड, अगले मिनट मेरे को ये लगा कि अगर मैं इसको नहीं मारता तो ये तो मुझे मार ही देता, मेरे साथ मेरे साथी को भी मार ही देता। और ये कोई देवता इंसान नहीं है, ये कोई सभ्य पुरुष नहीं है, ये इस मुल्क का आदमी नहीं है, ये वो आदमी है जिसने आतंक फैला रखा है। ये वो आदमी है जो हमारे कश्मीर में हमारे बहन बेटियां हैं उनके साथ बलात्कार करते हैं। ये वो लोग हैं जो मासूम लोगों को गन पॉइंट पे कुछ भी करवाते हैं। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खत्म करने में तुले हुए हैं। ये वो लोग हैं जो किसी मजहब के नाम पे या पागलपन में बाकी सब को कुछ भी नहीं समझते हैं। एंड दैट वाज द लास्ट टाइम जब मुझे कभी मेरे दिल में गिल्ट हुआ कि मैंने कभी टेररिस्ट पे गोली क्यों चलाई। आज तक मुझे कोई गिल्ट नहीं है और नहीं मेरे को जिंदगी में कभी होगा। अगर मेरे कोई साथी जूनियर कभी मेरे से पूछेंगे, मैं उनको हमेशा ये कहूंगा कि अपने जो लोग हैं उनको बचाने के लिए अगर कोई आदमी आतंक फैला रहा है तो रहम करने की कोई जरूरत नहीं है। वायलेंस इज बैड, एब्सोल्युटली वायलेंस इज बैड। इससे ज्यादा खराब चीज दुनिया में कुछ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं आपका साथी, आपसे छोटा आपसे बड़ा हूँ। इससे ज्यादा दुनिया में कोई खराब चीज नहीं है। लेकिन वायलेंस दो प्रकार की होती है, वन हु इज किलिंग इनोसेंट एंड द अनदर वन हु इज किलिंग द वन हु इज किलिंग इनोसेंट। अंतर है। अगर किसी शरीफ आदमी को अगर कोई मार रहा है तो वो गुनाह है, पाप है, अपराध है। लेकिन एक वो आदमी जो शरीफ लोगों को मारने में लगा हुआ है तो उसको मारना एक पुण्य का काम है, मेरा ये मानना है। दोस्तों, कश्मीर में जब मैं था और मेरे 27 साथी शहीद हुए, मैं 6 साल कश्मीर में रहा, 6 महीने में सियाचिन रहा। उस टेन्योर ने मेरे को बिल्कुल बदल दिया। पहले मेरे दिल में हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत रहम, बहुत मोहब्बत थी। लेकिन आज मेरे दिल में सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मोहब्बत है, उन्हीं लोगों के लिए आदर है, उन्हीं लोगों के लिए इज्जत है जो इस मुल्क के साथ खड़े हैं, जो इस मुल्क के लोगों के साथ खड़े हैं, जो इस मुल्क की एकता के साथ खड़े हैं। चाहे मेरा भाई, चाहे मेरा बाप, चाहे मेरा दोस्त। वैसे मैं सिंगल हूँ। सर बोल रहे थे कि अनाउंस करूँ क्या? सर बोल रहे थे अनाउंस करूँ क्या? मैंने कहा सर नहीं, इट्स बेटर कि मैं सिंगल ही रहूँ क्योंकि मैं काम कर पा रहा हूँ आज। दोस्तों, एक जो मिलिट्री माइंडसेट है वो कैसा होता है, मैं यहाँ जो मेरी बहनें और मेरे जो गुरु बैठे हैं, मैं आपको भी बोलूँगा, आप सब बच्चों को इतना जरूर बोलें कि वो आर्मी 5 साल के लिए कम से कम ज्वाइन करें। आर्मी नहीं कर पाए तो एनसीसी ज्वाइन करें।
एनसीसी ज्वाइन नहीं करे तो दिन में कम से कम मतलब कभी टाइम मिले तो कोई ऐसी शहीद की विधवा हो जिसकी आप थोड़ी सी भी हेल्प कर पाएँ, कोई शहीद का बच्चा हो उसकी एजुकेशन के लिए भी अगर आप कुछ कर पाएँ तो आप भी फौजी हैं, आप सिविल के अंदर सोल्जर्स हैं। मैं पहले फौज में था, आज नहीं, लेकिन आज हम सोल्जर्स हैं सारे के सारे। कोई गन लिए खड़ा है तो कोई अपनी जुबान, कोई अपने हाथ लिए खड़ा है, कोई अपनी भावनाएं लिए खड़ा है। मेरा एक साथी था, आप अंदाज लगा सकते हैं कि आदमी पे क्या बीतती है, फिर वो कैसा हो जाता है कि आज इसी वक्त हम हमारे एक दोस्त का बर्थडे और उसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं, मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं। अभी केक कटा, उनकी मोहतरमा उनकी बीवी से बात हुई, सब ने बात की, सारे अफसर्स ने। उसी वक्त खबर आती है कि उस जगह पे 5 मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने एक घर पे कब्जा कर लिया और लेडीज और उनको बंधक बना लिया है। तो सब ने कहा कि चलो अभी इसको ख़त्म करते हैं, आके वापस पार्टी करते हैं, लेट्स गो। हम वहाँ जाते हैं, चौपर से हमें उतारा जाता है, वहाँ पहुँचते हैं, हम 5 मिलिटेंट्स को मारते हैं रात के 1 बजे। और उस फायर फाइट में हमारे एक साथी जो मेरा जूनियर था वो शहीद हो जाता है। उसको गोलियां लगती हैं, पूरा पेट पूरा बस्ट आता है, पूरा पेट खुल जाता है। और रात के 1 बजे जितना मेरे को जो करना था मैंने कर दिया। मैंने कहा चौपर ले जाओ, आज तो हमारे पास नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटीज़ हैं, उस टाइम नहीं थी, 2003 में नहीं आ पाए। मैं उस आदमी को आज भी इतना सलूट करता हूँ कि वो एक प्रेरणा स्रोत मेरे लिए इसलिए है कि उनको इतनी गोलियां लगी हुई थी। सदन सी मलिक को 10 पर एसेट, लेटर ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड इन बाय कीर्ति चक्र। सो जब गोलियां लगी हुई थी, सो ही सेड कि आर यू श्योर कि सारे के सारे खत्म हो गए? तो आई सेड यस, सारे खत्म हो गए। हमारी पूरी टीम थी, हम 28 लोग थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे लग नहीं रहा है, आप मेरे को एक बार दिखा के लेके आओ कि सारे खत्म हो गए। तो वी सेड नहीं, मस्जिद में उनका इलाज चल रहा, बोतल लगा रखी थी, पैक कर रखा था। सो ही सेड कि आप एक बार दिखा दो। सो फाइनली लेके जाना पड़ा। एंड देन अंदर जब आए तो मैंने कहा अब तेरे को शांति हुई? ही सेड कि सर अगर इनमें से एक भी जिंदा बच जाता तो शायद मेरे को दोबारा जन्म लेना पड़ता। That is the commitment. That's that commitment कि आपका बर्थडे है, आपकी आज एनिवर्सरी है, आप मना रहे थे, 3 घंटे बाद में आप इस दुनिया को से जाने वाले हैं, ठीक है। और उसने मेरे को लास्ट में कहा कि सर मॉर्फिन लगा दो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं। कहा नहीं लगा दो। लिटरली फोर्स मी, ही सेड कि लगा दो। आप जब मैं जाने वाला हूँ, मुझे पता है कि अभी चौपर, क्योंकि ही वाज लिसनिंग। मैं रेडियो सेट पे जब बात कर रहा था कमांडर से और पायलट से, तो उनका कि फर्स्ट लाइट 5 बजे में आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। और रात को 1 बजे होकर इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, तो इस मुझे पता सर मैं जाने वाला हूँ। तो अब आप बताओ कि आप मुझे रोते हुए इस दर्द से कराते हुए देखना चाहते हैं या आप मेरे को हंसते हुए भेजना चाहते हैं? ऐसे ठीक, यू नो, वापिस आए और मतलब उसकी बॉडी वहां पे है। उसी वक्त फिर खबर आई कि वहां पे जो 6 थे उनके साथ 3 और थे, वो यहाँ नजदीक आ गए इस घर में। एज ए सोल्जर आपका भाई यहाँ शहीद हुआ पड़ा है, उसका जन्मदिन है, बर्थडे है, रात को ये हुआ, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे आप फिर एक ऑपरेशन कर रहे हैं। कहने का मतलब है लाइफ विल ऑलवेज कंटिन्यू, जिंदगी चलती रहेगी और हमें उसमें बिलीव भी करना है। जो हो गया सो हो गया, वी कैन नॉट चेंज दैट, कर ही नहीं सकते। अगर हम वहां नहीं जाते 3 मिलिटेंट को मारने के लिए तो शायद हम इनकी शहादत का कर्ज नहीं चुका पाते, क्योंकि ये बंदा जाते वक्त भी इतनी बहादुरी से जा रहा है। इसका सब कुछ, जिसने अपनी जान दे दी उससे आप क्या लोगे हो? कोई किसी को गिफ्ट देता है, कोई किसी को घड़ी देता है, कहते हैं दुनिया में सबसे बढ़िया गिफ्ट है वक्त। लेकिन अगर किसी आदमी ने अपनी जान ही दे दी भाई आपके लिए, तो और क्या बचा, क्या लोगे उससे आप? सो दीज इंसिडेंट मेड मी ए हार्डकोर मिलिट्री मैन एंड ए फिजिशियन। मैंने ऐसे ऑपरेशन में मैं पार्टिसिपेट मैं रहा हूँ जिसमें 27 लोगों को गोलियां लगी। आपके यही मुंबई की हैं कैप्टन सिंधे, अभी तो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं। हम एक ऑपरेशन में थे, एक मिलिटेंट मार के मेरे जेब में डालने में खूब सारी चॉकलेट कैडबरी की भरी हुई थी कि आज की सर मुबारक, कुछ बहुत भूख लगी, कुछ दे दो। मैंने मेरे जेब से 4-5 चॉकलेट निकाली और ये जो सज्जन सिंह मलिक बाद में से ये वहीं खड़े थे, मैंने कहा लो सेफ्टी, ये लो। मैं उसको दे रहा था, ऊपर से गोलियां ही उनकी 3 उंगलियां चली मेरे सामने चली ऐसे।
और बाद में उनको चेस्ट में लगी राइट साइड में। उनके फादर 89 जो था श्रीलंका में शहीद हो गए। सो हिज फर्स्ट कॉल टू मी कि सर बाकी तो कुछ है, चाहे हाथ कट जाए कुछ भी कट जाए लेकिन जिंदा बचा लेना, क्योंकि माँ अकेली है, घर पे और कोई नहीं। जब उसको पता नहीं था कि चेस्ट में गोली लगी है, जब मैं यहाँ पैक करने लगा उसने कहा सर दिल में गोली, मैंने कहा दिल लेफ्ट साइड में दिल की कम सुना दो, लेफ्ट साइड में। उसके बाद दोस्तों मैं सियाचिन गया एंड सियाचिन भी मेरे लिए लाइफ में एक ऐसी जगह थी जहां मुझे एहसास हो गया कि जो लोग आए थे 84 में और जिन्होंने इस जगह पे कब्जा किया है और हिंदुस्तान का झंडा लहराया है, वो किस मिट्टी के बने हुए थे। आज यहाँ पे मेरा जूता फट जाए मैं पागल हो जाऊंगा, मैं अगले 1 घंटे में जाके कहीं से दूसरी सैंडल या चप्पल लेकर आ जाऊंगा पहनने के लिए। मेरा एक बटन टूट जाए मैं दर्जी पे चिल्लाने लग जाऊंगा। अगर आज माँ ने या बीवी ने खाने में कढ़ी में थोड़ा बहुत नमक ज्यादा डाल दिया तो मैं चीखने चिल्लाने लग जाऊंगा, नमक का मैं खाना नहीं बनाना था, ये नहीं आता, वो नहीं आता। टीचर ने डांट दिया तो मैं क्लास से बाहर निकल के बोलूंगा पता नहीं क्या समझता अपने आप को। अगर गर्लफ्रेंड का आपने फोन नहीं उठाया तो 50 सवाल, कहाँ थे, क्यों थे, किस लिए, किसके साथ क्यों नहीं उठाया, कहाँ रहते हो, मेरी वैल्यू घट गई है ना। दोस्तों मैं जब सियाचिन में था तो एक मेरे सीनियर जो उस्ताद होते हैं जवानों में, सुबेदार गुरुंग साहब, तो मैं उनसे कहानियाँ पूछता था। मैं टीम लीडर था स्पेशल फोर्सेज में, वहाँ पे मैं पूछता था कि साहब कोई कहानी बताओ जो इंस्पायर कर सके जवानों को, साहब और कोई कहानी बताओ। दोस्तों मैं आपको छोटी सी एक कहानी बताना चाहूँगा, दैट शोज कि दोस्ती क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है, कामराडरी क्या होती है, साथ क्या होता है। In 92, there was one officer who was leading an operation कुपवाड़ा में, और उस ऑपरेशन को लीड करते हुए अचानक जब मिलिटेंट्स का अटैक हुआ तो पार्टी 2 टुकड़ों में हो गई। कि मैं और जैसे आशीष मेरे साथ है, हम एक साइड में चले गए जो मेरा बड़ी है, और बाकी जवान है एक साइड में हो गए और मिलिटेंट्स बीच में आ गए। तो जो ऑफिसर थे उनको गोली लगी और उनको गोली थाई में फीमोरल आर्टरी पर लगी, तो उनको था कि शायद यहाँ से बच के जाना मतलब बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने अपने विवेक से अपने जो साथी जो जवान थे उनको कहा कि आप यहाँ से निकलो, आप जाओ। तो उस जवान ने कहा कि नहीं मैं साहब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर ऑफिसर ने फिर उनको जोर से बोला कि आप जाओ, मैं तो मरने वाला हूँ, कम से कम तू जाएगा तो बताएगा तो सही मेरे बच्चों को कि क्या हुआ। उसने कहा नहीं साहब, मैं आपका बड़ी हूँ, मैं आपका साथी हूँ, मैं आपको अकेले छोड़ के उधर नहीं जाऊंगा बाकी जवानों की तरफ। उन्होंने फिर गाली दी उसको, कहा कि मैं मर रहा हूं तू जा इधर से। तब तक मिलिटेंट्स को मालूम पड़ गया कि इधर ये 2 ही लोग हैं, तो उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया, इस जवान को भी गोली लगी। थोड़ी देर बाद में जब आर्मी को खबर लगी कि यहाँ ऑपरेशन हो रहा और बाकी फोर्स आई, मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, ये दोनों लोग हॉस्पिटल गए और दोनों जिंदा बचे। ये 92 की बात है। किस्मत हर चीज का हिसाब लेती है। अगर आज मैंने कुछ गुनाह किया तो मुझे सजा मिलेगी। ऊपर नहीं कहते हैं कि भगवान देगा, नहीं, यही इसी जमीन पे मिलेगी और बराबर मिलेगी। अगर आपने अच्छा कर्म किए हैं तो उसका भी आपको तोहफा मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा, और यही मिलेगा। हमारे में से कोई एक दूसरे में से या हमारा कोई साथी या मुल्क अदा करेगा। 4 साल बाद में दोनों लोग सियाचिन में दोबारा पोस्टेड थे और एक पोस्ट के ऊपर दोनों जा रहे थे, उनके साथ 14 जवान थे। सबसे आगे ऑफिसर और सबसे पीछे जो इनका बड़ी था, जो 4 साल पहले जो ऑपरेशन हुआ था उसमें जिन्होंने इसकी जान बचाई थी, वो बड़ी था। तो अचानक बर्फ लूज थी और बर्फ ढहने लगी। जब ढहने लगी तो पूरी जो टीम है 14 लोगों की नीचे आ गई एकदम। तो नीचे आई तो जो लास्ट वाला जो बंदा जो इनका पुराना बड़ी था, वो अचानक बर्फ खुल गई। क्रेवास समझते होंगे आप, जहां से बर्फ खुल जाती है, बीच में एकदम खाई की तरह एकदम 200-300 मीटर गहरा गड्ढा एकदम खुल जाता है। तो ये जो लास्ट वाला 14वें नंबर पे जो जवान था, जो उनका साथी था, ये उस क्रेवास में पूरा चला गया। सब रस्सी से बंधे होते हैं। तो बर्फ इतनी ढीली जब हिल रही थी तो ऑफिसर ने कहा कि अबे सबको मरवाएगा क्या, हिल क्यों रहा है? क्योंकि वो इतना भी हिलता है तो सारे के सारे लोग उस क्रेवास के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि बर्फ ढीली थी। और जो बर्फ के जूते होते हैं उनमें इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, लेकिन बर्फ वो रोक नहीं पा
आदमी घबराता है और जब मौत आती है तो हर आदमी को डर लगता है। तो उस जवान ने, वो भी बिल्कुल हमारी तरह इंसान ही तो है, तो उसको लगा कि मैं चला गया। तो फिर थोड़ा हिला तो फिर ऑफिसर ने कहा कि पागल हो गया कि सबको मरवाएगा क्या, यू जस्ट टेक काम एंड क्वाइट। लेकिन उसी वक्त दोबारा एवलांच आया तो और वो लिटरली पूरा का पूरा अंदर चला गया और रस्सी से सब बंधे हुए थे, लेकिन अगर वो और जाता है तो बाकी लोग भी अंदर जाने वाले थे। सो ऑफिसर ने कहा कि तेरी वजह से बाकी 13 लोग जाएंगे, ही शाउटेड ऑन, कि तेरी वजह से 13 लोगों की जिंदगी खत्म होगी। यू नो, उस जवान को थोड़ी देर, तब तक 8-7 मिनट हो चुके थे, तब तक उसको पता चल गया कि मैं इसमें आ गया हूँ। वो आवाज़ सुनी उसके ऑफिसर की कि तेरी वजह से बाकी 13 लोगों की जान भी जाएगी। उसके नाइफ एंड उसने रस्सी काट दी। जब रस्सी थोड़ा सा अंदर गया 15-20 फीट, लेकिन नीचे तरफ संकड़ी होगी तो वहां फंस गई। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। बाकी लोग साइड में गए, उन्होंने दूसरी रस्सियां पिटोन गाड़े, देखा कि क्या सही में नीचे बिल्कुल ही चला गया है या बचने के चांस हैं। जब उनको लगा कि बचने के चांस हैं, उन्होंने उनको निकालना शुरू किया। जो ऑफिसर थे जिनका एक बड़ी था, सबसे पहले वो गए अंदर। दूसरा एक जवान था जो गुरुम साहब, जो साथ में जिनकी मैं बता रहा हूँ, ये भी उनके साथ गए। दोनों ने उनको आसपास की बर्फ है उसको काटा, उसको खींचने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ कि बर्फ में क्या होता है, जब आप जाते हो आपकी बॉडी का पसीना है उससे भी बर्फ पिघलती है और फिर आपके चारों तरफ आ जाती है। तो आप एकदम जैसे फ्रीज में आप देखते हो, आप चॉकलेट में तो 2 दिन बाद में बर्फ उसको जकड़ लेगी, इस टाइप वो जकड़ा गया। फिर उन्होंने बेस कैंप पे फोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया, आप चॉपर भेजिए। तो वहाँ से एक दूसरी टीम आई जो बिल्कुल फ्रेश थे, उन्होंने कोशिश की, नहीं निकाल पाए। शाम का 5 बजे का वक्त था और सियाचिन में अंधेरा जल्दी होता है। तो उन्होंने कहा कि लास्ट एक अटेम्प्ट और करते हैं, लास्ट अटेम्प्ट, एंड ही वाज अलाइव टिल दैट टाइम। लास्ट अटेम्प्ट करते हैं तो जो दोनों ऑफिसर और जो गुरुम साहब और जो टीम के दूसरे आए थे सीनियर इंस्ट्रक्टर, वो तीनों अंदर गए। उन्होंने रस्सी बांधी, फिर चोपर से खींचना शुरू किया। वो रस्सी इतनी मजबूत होती है दोस्तों कि वो जल्दी टूटती नहीं है, लेकिन वो रस्सी के जो फाइबर हैं वो स्ट्रेच होने लग गए। तो उनको अंदाजा लग गया कि मतलब नहीं निकल सकता। तो बेस कैंप से फोन आया कि आपको फ्लाइंग बैक इतना टाइम लगता है, बीच में पाकिस्तान की पोस्ट आती है, वो फायर कर सकते हैं, तो आप नेक्स्ट 5 मिनट में आपको ये जगह छोड़नी है, सारा को निकालना है। दोस्तों, फिर जो ऑफिसर था उसने कहा कि मैं एक बार और जाकर आता हूं। जब लास्ट टाइम नीचे गए तो गुरुम साहब और ये ऑफिसर साहिबान वहां थे। तो जो बंदा अंदर था उसने कहा, ऐसे हाथ पकड़ा उनका, ऐसा अकेला मत छोड़ना। He said कि आप मेरे को अकेला मत छोड़ के जाना। ऊपर से पायलट का आया कि कम आउट इन नेक्स्ट 1 मिनट वी आर लिविंग दिस प्लेस। तो जो ही ऊपर से रस्सी से खींचने लगे, चोपर हेलीकॉप्टर खींचने लगा, तो गुरुम साहब निकल गए बाहर। जो बाहर आए वो गड्ढे में था, उन्होंने कहा कि साहब पायलट बोल रहा है, बाहर आइए, बाहर आइए। उनका नहीं साहब। तो वो ऊपर तक आए, देन ही सेड सॉरी सर, आई कैन नॉट लीव। ही वेंट डाउन। देखो दोस्तों, ऐसा है, आप पूरी जिंदगी एक लम्हे में जी लेते हो, एक लम्हा। That's the taste of your character. अगर जो आदमी मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा है, चाहे दुनिया एक तरफ खड़ी हो और आपके साथ खड़ा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप जब उसका मुश्किल वक्त आए तो उसको अकेला ना छोड़ें। That's the thing. मेरे को गुरुम साहब ने कहा कि साहब, आज तक मेरे को इस चीज का गम है कि अगर मेरे को ये पता होता कि साहब अंदर से रस्सी काट लेंगे तो मैं खुद भी अंदर ही रह जाता। लेकिन मुझे लगा कि साहब ने कहा कि नहीं, मैं इनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगा सिर्फ कह रहे हैं,
लेकिन वो अंदर चले गए। और दोस्तों मैं उस पोस्ट पे गया हूँ, जब भी हमारे साथी जाते हैं रुकते हैं उस जगह को सलाम करते हैं, और जब वेदर थोड़ा ठीक होता है, गर्मी होती है, तो वो जगह खुलती है। आज भी वो दोनों वहीं पे हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ के, बिल्कुल वैसा का वैसा चेहरा उनका, वैसे के वैसे फ्रेश हैं। जो रस्सी कटी हुई थी वो वैसी की वैसी वहां लगी हुई दोनों की। एंड दे आर स्टिल अलाइव, दे इनसाइड। जिंदा रहने का मतलब ये नहीं होता जिनकी सांसें चल रही होती हैं। जिंदा वो लोग हैं जिनमें जिंदा दिली है, जिनमें कुछ कर देने का दोस्तों मैं सियाचिन से देन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर यूनाइटेड नेशन और सर्व देयर फॉर 1 ईयर। जब मैं वापस आया तो मेरा राष्ट्रपति भवन के लिए सिलेक्शन का इंटरव्यू आया, और मालिक की दुआ से पता नहीं कलाम साहब को उनको क्या लगा कि मैं ठीक ठाक हूँ, तो उन्होंने मेरे को सेलेक्ट किया। सो फॉर नेक्स्ट 7 years आई वाज फिजिशियन प्लस प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। That was a singular honor in my life कि मुल्क के प्रथम नागरिक के साथ मुझे सर्व करने का मौका मिला। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी और बताता हूँ, वो भी आपके मुंबई के मेरे जूनियर हैं संदेश करम, अभी मेजर बन गए हैं, आवाज इन द राष्ट्रपति भवन। सो ही वाज डूइंग हिज कॉम्बैट स्काई डाइविंग। एक तो आपने देखा होगा पैराशूट से कूदते हैं, एक होता है वो अपने हथियार लेके कूदते हो। तो संदेश का 20वां जंप हो रहा था, और हाथ में घड़ी होती है यहाँ पे जिसपे 3000 फीट पे आती ऑटोमेटिक आपका पैराशूट खुल जाता है। लेकिन जनरली लोग खुद खोलते हैं अपना पैराशूट ताकि आपको पता चले कि कितना अच्छा लग रहा है। तो जब 20,000 से कूदे तो जब 10,000 फीट तक आए, 5,000 तक आए, तो उसको लगा कि अभी जमीन नजदीक आ रही है, मुझे मेरा पैराशूट खोल लेना चाहिए। तो उन्होंने अपना पैराशूट को खोला तो पैराशूट नहीं खुला। उन्होंने काउंट किया 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। 4,000 का मतलब 3 सेकंड में 100% खुलता है पैराशूट। मतलब 1 लाख पैराशूट में से एक पैराशूट ऐसा हो सकता है जो ना खुले, लेकिन 100% बाकी 99,999 खुलते हैं पैराशूट। तो उन्होंने खोला, नहीं खुला, नहीं खुला, इतने में 3,000 क्रॉस कर गया, 2900 2800 फीट पे आ गया। देखा कि ये जो वॉच लगाई है ये भी फायर नहीं हुआ, तो फिर नहीं खुला। तो उनके सामने रिजर्व पैराशूट था, तो अपना उन्होंने रिजर्व पैराशूट खोला। जो ही रिजर्व पैराशूट खुला, सामने उसमें हवा बढ़ने लगी, उसी वक्त जो मेन पैराशूट था वो भी खुल गया। तो इसमें हवा उसमें हवा, और आप जमीन पे ऐसे गिर रहे हो ऐसे, तो आपकी बॉडी टंबल कर गई। तो दोनों पैराशूट उनकी बॉडी पे लिपट गए, और थोड़ी सी हवा हो रही थी, वो 20,000 फीट से जैसे है उन्होंने धरती माता को चूम लिया एकदम, ये दम अंदर गए, ऑलमोस्ट 4-5 फीट खेत के अंदर, रेत के अंदर घुस गया। तो वहीं पे दूसरे अफसर थे, उन्होंने कहा कि अरे ये आवाज किसकी, गिर गया। गांव के खेतों वाले लोग भी आ गए, इनको निकाला, इनको लगा कि उनका मर गया। थोड़ी देर बाद में जब बॉडी हिली तो उन्होंने मुंह साफ किया, नाक साफ किया, बाल्टी से कि सांस वांस है। एंड देन दे कॉल्ड मी राष्ट्रपति भवन के, आप राष्ट्रपति के साथ हैं, क्या आप एयर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करवा सकते हो? सो आई वेंट टू प्रतिभा मैडम, आई सेड मैम ऐसा है। तो उनका कि आप एयरफोर्स चीफ को फोन लगाइए। लगाया, एम्बुलेंस आई, उनके 39 फ्रैक्चर थे बॉडी में, स्पाइन सब जगह। कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसका इलाज नहीं हो सकता, सब जगह फ्रैक्चर हुए, नाक से लेके हाथ से लेके कोई जगह नहीं बची। आफ्टर 8 months ही वाज फाइन। सो आर्मी सेड कि अभी आप पहले स्पेशल फोर्सेज में थे, अभी आप कितने फ्रैक्चर हो गए हैं, अभी आप ठीक हुए, तो अब ऐसा करो आप सप्लाई कोर में आप काम। दोस्तों, जिस आदमी ने मौत को इतना करीब से देख लिया हो, वो आदमी ये कहता है कि मुझे वापस जंप करना है। तो जब आर्मी चीफ के पास एप्लीकेशन की तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसका साइकेट्री वार्ड में भेज दो, थोड़ा इलाज की जरूरत है। So he was staying with me as my junior. He was in Delhi only, and he was staying with me in Rashtrapati Bhavan. He said कि सर, मैंने कहा किस लिए करना चाह रहा है, ऑलरेडी इतने फ्रैक्चर हो गए हैं, ठीक है, यू ट्राइड योर बेस्ट, अब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी जगह काम करो। He said नहीं सर, चॉइस अब आप लोगों के पास है, या तो आप मुझे पूरी जिंदगी उस डर के साथ जीने दो,
कि जब मैं जमीन पर गिर रहा था और मौत मेरे सामने आ रही थी, या तो मुझे बची हुई जिंदगी उस डर के साथ जीने दो, या आप मुझे एक मौका दो जिसमें मैं उस डर को कॉन्कर करूं, उसको मैं जीतूं दोबारा। दोस्तों, साइकेट्री वार्ड में गए तो आई शुड नॉट से, लोग बोलते हैं साइकेट्री वार्ड में जाने के बाद जो चेक करने वाले होते हैं उनको भी लगता है हाँ यहाँ आया तो कुछ तो है, अदरवाइज वार्ड की तरफ कोई आता नहीं। तो उन्होंने कहा कि सही में कदम पागल हो गए तुम। उनका सर चलो पागल समझ के कर दो, ये समझो कि पागल ही उधर जिन मर ही गया था, ये तो एक्स्ट्रा लाइफ जी रहे हैं, तो एक मौका तो दो। दोस्तों, टुडे ही इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बैट फ्रीड फॉलोअर ऑफ दिस कंट्री। जब मैं राष्ट्रपति भवन में आया तो अचानक मुझे लगा कि मेरे पास थोड़ा टाइम है, देन आई अगेन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। जो मेरा एक बचा हुआ सपना था उसको पूरा करने के लिए आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर पावर लिफ्टिंग। एंड मैं पहली बार जब खेलने गया क्रोएशिया में तो 45 पार्टिसिपेंट थे, उसमें एक पाकिस्तान का भी था, और पाकिस्तान के कम से कम 40-50 स्पोर्ट्समैन आए हुए थे, हिंदुस्तान की तरफ से मैं अकेला था। तो दोस्तों, जब मैं गया, मैं वजन उठा रहा तो वो इतने जोर से चिल्लाए उधर से, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो लाइक मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, लिटरली डिस्ट्रैक्टेड, और जो मैं वेट नॉर्मल प्रैक्टिस में उठाता था वो मेरे से वेट नहीं उठा। जब मैं दूसरी बार आया तो उनको पता चल गया कि ये कमजोरी है, तो उन्होंने फिर जोर से चिल्लाना शुरू किया। सो आई वाज सो डिस्टर्ब कि मैं 1 साल ट्रेनिंग करके आया हूँ और ऐसा हो गया। तो मैंने जो इंडिया में मेरे कोच थे उनको फ़ोन किया, ही वाज फ्रॉम मिलिट्री ओनली। तो ही टोल्ड मी वन थिंग कि पिछले 1 साल जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये नारे सुन रहे थे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, सुन रहे थे? मैंने कहा नहीं सुन रहा था। क्या सुन रहा था? कि जब भी प्रैक्टिस होती है, जब आप अच्छा करते हो, लोगों की तालियां सुनती हैं, लोगों की शाबाशी सुनती है, तो जस्ट फील कि तुम लास्ट अटेम्प्ट है तेरा, जब जा रहा है तो जस्ट बिल्कुल बहरा बन जाना है, और जस्ट फील कि सिर्फ हिंदुस्तान के लोग तालियां बजा रहे हैं। तो जब मैं गया उठाने के लिए तो उन्होंने फिर अपना ड्रामा शुरू किया, लेकिन उस समय वो मेरे लिए वो जो 30 सेकंड या 35 सेकंड थे, मुझे कुछ भी नहीं सुन रहा था। आवाज टोटली, मतलब मेरे कान बिल्कुल बहरे हो चुके थे। मैं गया, मैंने वेट उठाया, उठा के जब मैंने रखा, मैंने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। सचिन भी उतनी ही प्रैक्टिस करता था जितना वीरेंद्र सहवाग, जितना गौतम गंभीर, जितना बाकी लोग, लेकिन सचिन सचिन हो गए, बाकी रहे। समटाइम यू हैव टू प्ले विद योर माइंड आल्सो। मैं 3 साल लगातार एक एथलीट से 5000 मीटर, 10,000 मीटर, क्रॉस कंट्री, क्रोएशिया, टर्की, आयरलैंड, 3 साल लगातार हारा। मैंने कोच को भी कहा, मेरे दोस्तों को भी कहा कि क्या हो रहा है, और कितने सेकंड से, 12.5 किलोमीटर 1 सेकंड से, 10,000 मीटर 0.01 सेकंड से, मतलब बराबर आ रहे हैं, लेकिन उसकी नाक आ गया रही है, कभी उसका पैर आगे आ रहा है। और हर रेस से पहले ही वाज फ्रॉम टर्की, अली, सो ही यूज्ड टू टेल मी वन थिंग। जब भी रेस शुरू हो, मैं जाके खड़ा हूं तो मेरे को गए, सनी यू नो आज शाम को चैंपियन मेरे नाम। मैंने कहा मैं जीत रहा हूं, आज शाम को चैंपियन मेरे। ये 2 साल चलता रहा। तीसरी साल जब 2 रेस में हरा चुका था, लास्ट रेस थी 5000 में, तो ये नाइट मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा कोई तो इलाज होगा यार इसका, कुछ तो होगा, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इससे अच्छा दौड़ूं, मुझे पता है, और ये भी बहुत अच्छा, नो डाउट, लेकिन मैं इससे कम नहीं हूं, लेकिन मैं क्यों आ रहा हूँ 3 साल से लगातार। सो इन ए नाइट आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड हु वाज विद मी इन ऑपरेशन, जिसको चेस्ट में गोली लगी थी, आज भी अंदर ही है गोली। सो आई कॉल्ड हिम एट 4 बजे। तो नींद में उसने 3-4 बार क्या नहीं उठा, सुना क्या हो गया भाई। मैंने कहा भाई ऐसा है, सुबह रेस है, और ये तो बोला यार रेस है तो मैं यहाँ बैठा क्या कर सकता हूँ। ऐसे तू बताना, जब तेरे को लगी थी तो तेरे को क्या लग रहा था, क्योंकि मैं तो तेरे को जब लगी तेरे को हॉस्पिटल लेके गया था, मुझे आज भी याद है कि पूरे मेरे ट्राउजर, मेरी पूरी डांगली खून से भर गई थी, लेकिन उस समय तेरे को क्या लग रहा था। इस साइड की मेरे सामने 2 ख्याल आए कि या तो मौत है या जिंदगी है। तो उसने कहा मौत तो वैसे भी सबको एक दिन आनी है, तो आज थोड़ी ना आएगी। अगर मरना होता तो वो यहाँ नहीं लगती, यहाँ लगती, यहीं मर जाती, या हार्ट पे लगती, साइड में क्यों लगी।
तो जस्ट चेंज द आइडिया। आई सेड क्या आइडिया? बोला कि जस्ट चेंज द आइडिया, जस्ट रेस से पहले 1 घंटे कुछ सोच, उस आइडिया को चेंज कर। आई वाज केप्ट ऑन थिंकिंग कि क्या चेंज करें। अचानक मेरे को दिमाग में एक फितूर आया कि हर रेस से पहले आके मेरे को एक बोतल देता है, कहता है कि आज शाम को होटल में मेरे नाम पे शैंपेन है भाई। सो यू नो बिफोर द रेस आई वेंट टू स्टोर, मैं एक शैंपेन की बोतल लेके आया। और जब हम वार्म अप होके जब स्टार्टिंग लाइन पे आए तो मैंने उसको कहा अली जस्ट ए सेकंड। मैंने बैग खोला, मैंने कहा अली दिस इज फॉर यू। बोला व्हाट? मैंने कहा शैंपेन फॉर माय साइड बिकॉज ये रेस मैं जीत रहा हूँ एंड आई विन द रेस। दोस्तों मैं लास्ट में आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस समाज में, इस मुल्क में सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी अफेक्ट कर सकते हो तो आप कर सकते हो। आपके केबिन में अगर कोई पेशेंट आता है, चाहे वो दुखी हो, चाहे वो फ्रस्ट्रेटेड हो रखा हो, चाहे उसको जिंदगी में ऐसा लग रहा हो कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई हो, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि जब वो निकले तो उसको ये एहसास जरूर करवाना है कि तू एक अच्छा इंसान है, तू बहुत अच्छा कर सकता है, तू तेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा कर सकता है, तेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर सकता है, तू इस समाज के लिए बहुत अच्छा कर सकता है, तू इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर सकता है। यू आर एन असेट फॉर दिस नेशन। ये फीलिंग जब वो आपके वहां से निकले तो ये आप उसमें जरूर भरें, क्योंकि आप जो बोलोगे ना वो रामबाण है। एक पेशेंट घर पे उसको उसका बैंड बजा हुआ, आपके पास आते हैं ना, उसको लगता है अब बचा लेगा, बस यहां आ गए तो अब बचा लेगा। सो आपकी बातों का असर बहुत ज्यादा पड़ेगा लोगों के ऊपर, उनकी जिंदगी पे, उनकी जीने के तरीके पे, मुल्क के बारे में सोचने पे। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं आर्म फोर्सेस से हूं। जस्ट 2 दिन पहले मैंने किसी नेता का स्टेटमेंट पढ़ा कि जम्मू में जो शहीद हुए उनमें 5 मुस्लिम थे, एक कुछ और था, एक कोई हिंदू था। Friends, I want to tell you one thing. You know, my religion is India. I'm a born Hindu. I practice Hinduism by my faith. I respect all other faith, Muslim, Sikh, Isai. They are the faith. They are not the religion. Religion is only one in India. जो लोग लड़ते हुए हमारे लिए लड़ते हुए जो लोग चले गए, उनके जाने के बाद में हम उनका डिसेक्शन कर रहे हैं कि रंग क्या था, कहां का था, कौन सा फेथ था या सो कॉल्ड धर्म एज पर देम। These people will try to divide us. I'm telling you. These people will go to any extent. इनका खुदा, इनका राम, इनका रहीम, इनका नानक सिर्फ और सिर्फ वोट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आपके लिए आपका मुल्क सबसे ऊपर है। अगर अपने आप को हिंदुस्तानी कहोगे तो 130 करोड़ हो जाओगे। अगर अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहोगे तो टुकड़ों में बंट के कोई 20 करोड़, कोई 40 करोड़, कोई 10 करोड़, इतने में बन जाओगे। और जिन्होंने आपको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, सिख ईसाई में बांट दिया, तो फिर आपको ब्राह्मण, जैन उनमें बांट देंगे, और उसमें बांट दिया तो फिर और टुकड़ों में बांट देंगे, ये लोअर कास्ट है, ये ओबीसी है, ये वो है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इस मुल्क से बढ़िया दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, ये मेरा मानना है। मैं तो दुनिया में राष्ट्रपति जी 3 राष्ट्रपतियों के साथ रहा हूं, मैं इतनी जगह घूम के आया, मुझे ऐसा लगता था कि ये सब आर्टिफिशियल नमूने बनाए हुए हैं। यहां आता हूं तो मेरे को लगता है कि मेरे खुद के लोग हैं। यहां हजारों तकलीफ है, दोस्तों यहां हजारों तकलीफ है, इतना करप्शन भी है, इतनी गंदगी भी है, रोड भी खराब है, लोग सरकारी नौकरियों में इतना पैसा खा रहे हैं, नेता पैसा खा रहे हैं, तो फिर चेंज कौन कर सकता? बाहर से कोई आएगा? पाकिस्तान सिर्फ टेररिस्ट भेज सकता है, यहां सुधारने नहीं आ सकते। अमेरिका, चाइना यहाँ पे अपनी दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन हमें सुधारने नहीं आएंगे। इस मुल्क को सुधारने कोई नहीं आएगा, हमें ही सुधारना है, ये हमारा है। हम सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने लेवल पे जहां थोड़ा बहुत भी अगर चेंज कर पाए तो शायद हमें करना चाहिए।
मैं जब कश्मीर में था तो मेरे साथियों की डेथ हुई, जो आपने भी वीडियो देखे दोनों, तो मेरे डीपी मेरे सीनियर हैं, कारगिल में उनका पैर शहीद हो गया है। आज वो बंदा एक पैर पे 42 किलोमीटर विद ए फ्लैग दौड़ता है। तो फिर हार कहाँ है? हमारे तो दोनों पैर हैं। आप अंदाज लगाइए कि एक पैर से एक बंदा, और वो भी इंडिया का फ्लैग है, झंडे में भी झंडा होता है, उसमें भी थोड़ा वजन होता है, आप चलते हो, तो आप अंदाज लगा सकते हो कि जब वो एक पैर से एक बंदा ये कर सकता है, तो हम दो पैर से क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। इन्हीं लोगों को देख के, मेरे जो साथी जो गए हैं दुनिया से, उनको देख के मुझे एहसास हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए। एवरीथिंग वी कैन नॉट आस्क गवर्नमेंट की ये भी कर दो, गवर्नमेंट से टॉयलेट नहीं बन रहे, बाकी क्या करवाएंगे? तो फिर हमने ये प्लान किया कि एक सोल्जराथन, एक मैराथन इन ऑनर ऑफ मार्टियर्स एंड वुंडेड सोल्जर्स, जो भी उससे पैसा रेज होगा वो पुणे में आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर, जो 1944 से हमारे सेना, हमारे पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो जवान हैं जिनके पैर चले जाते हैं माइन ब्लास्ट में या गोली से, उनका इलाज कर रहे हैं। पैराप्लेजिक रिहेब सेंटर है उसके लिए, और शहीदों के बच्चे हैं, जो कि मेरे को डॉक्टर कलाम ने कहा कि ऐसा है कि बाकी सब ठीक है लेकिन इनकी एजुकेशन पक्का करवाना हमें। अगर शहीद के बच्चे की एजुकेशन नहीं करवाई हमने तो आने वाले टाइम में उससे बड़ा कोई विद्रोही इस समाज में कोई नहीं होगा, क्योंकि उसको एहसास होगा कि मेरे बाप ने इस मुल्क के लिए सब कुछ दे दिया, इस मुल्क ने मुझे क्या दिया। आशीष से मेरी बात हुई है, और आशीष ने, इनके साथियों ने मुझे बताया है कि अभी तो दिल्ली में हो रही है, लेकिन आपका जो अरेंजमेंट देखा मैंने, मैनेजमेंट देखा है यहाँ पे, बाकी आज मैं काफी लोगों से मिल रहा हूँ, तो उसके बाद में अगला उसका एडिशन है वो आपके शहर में हम लेके आएंगे, जहाँ पे आप लोग। दोस्तों, देश में मैं 5 मिनट और लूँगा, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे कि देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया अभी कि जनगण मन है तो खड़ा क्यों होना है? ये कोई सवाल है कि तिरंगा है, ठीक है क्या? ऐसा नहीं है। अरे लोग उस तिरंगे के लिए अपनी जान दे देते हैं भाई, और तुमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इस आदमी का पैर गया हुआ है, ये झंडा लेके 42 किलोमीटर दौड़ रहा है, और तुम बोल रहे हो मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। कि खड़ा क्यों? कि वंदे मातरम बोलने में तकलीफ है, मेरी माँ की जय बोलने में मुझे क्या तकलीफ होगी भाई? अगर मैं मेरी माँ, बहन, मेरी चाची है, अगर मैं उनकी जय बोल दूंगा, मेरे बुजुर्ग उनकी जय बोल दूंगा, मेरी इस कॉलेज की जय बोल दूंगा, तो मुझे तकलीफ क्या है? इस कॉलेज ने मुझे क्या नहीं दिया? इसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज यहाँ खड़ा हूं तुम्हारे सामने। लेकिन ये लोग चाइना से, पाकिस्तान से इतना पैसा आ रहा है इन लोगों के पास कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मैं इन लोगों से एक चीज पूछ रहा हूं कि या तो अफजल गुरु शहीद है, या पार्लियामेंट अटैक में जो 8 जवान जो शहीद हुए, या वो शहीद है। दोनों शहीद नहीं हो सकते। हम कहां लेके जा रहे हैं? कल कोई हमारी माँ, बहन, बेटी अपने बच्चों को फौज में क्यों भेजेंगे जब इनको लग रहा है कि इनके ऊपर लोग पत्थर मार रहे हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे? क्यों भेजेंगे अपने बच्चों को? इससे बड़े ठीक है कि घर में रहेगा वो, इतनी नाम, इज्जत, शोहरत, इतने अवार्ड नहीं चाहिए, तो फिर कौन हिफाजत करेगा उन सरहदों की? ये मुल्क इसलिए जिंदा है, आज हम यहाँ इसलिए बैठ के बात कर पा रहे हैं कि हमारे में से कुछ साथी, हमारे कुछ दोस्त या हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग वहां सरहदों पे खड़े हैं -70 डिग्री टेम्परेचर पे। वो खुद के लिए नहीं लड़ रहे दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको। When I was serving there, मैं सिर्फ मेरे लिए एक बार लड़ा जब पहली बार सामने मिलिटेंट आया, उसके बाद मैं कभी खुद के लिए नहीं लड़ा। मैंने ऐसा मौका नहीं दिया कभी मिलिटेंट को कि वो मेरे इतना करीब आए या वो मुझे मेरे पे गोली चला पाए। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि यहाँ जो पीछे लोग बैठे हैं, जो हमारे लोग यहाँ बैठे हैं, वो शांति से जिंदगी जिए, वो अपना करियर बनाए, समाज में जिए, खुश रहें, परिवार चलाएं, समाज चलाएं, देश चलाएं। वो इसलिए कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मेरे को एक बार कहा कि जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसमें वो लोग अंदर घुस के कुछ कर देते तब शायद नेताओं को समझ में आता, क्योंकि जिसके पैर में बीमारी होती है दर्द उसी को होता है। अगर आपके पैर में चोट लगी है और अगर मेरे को दर्द हो रहा है तो उस दिन मैं समझूंगा कि आप मेरे खुद के अपने हैं। एक मां के पैदा होने से एक नहीं होगा। अगर हम एक दूसरे के कोज के साथ खड़े हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खड़े हैं, तो शायद हम एक हैं। पीपल आस्क मी, मेरे को इतनी धमकियां मिलती हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं बोलता हूं
लाइफ सेकंड लाइफ जी रहे हैं। जब वहां नहीं मरे तुम लोगों से, तो आज इनके बीच में तो मर ही नहीं सकते। तो हमारे लोग इतने ज्यादा लोग यहाँ तो इतने सोल्जर्स बैठे, यहाँ कौन मारने वाला? जब वहां हम कम थे तब हम आपसे लड़ते रहे और हर बार लड़े, हर बार जीते। चाहे आप सूरज भी बदल जाएगा, चाहे चांद भी ना होगे, तो भी कश्मीर हमारा ही रहेगा, कोई नहीं ले सकता। क्योंकि इस कश्मीर को बचाने के लिए आज तक 38,000 साथियों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। अगर देश की सरकारें भी अगर बोल दें कि कश्मीर हम देंगे, तो हम नहीं देने देंगे, क्योंकि हमने हमारा खून है। और हम पे कौन है? जब मैं हम बोल रहा हूं तो हम में कौन है? हम में सुरेंद्र पुनिया नहीं, हम में सेना नहीं, आर्मी नहीं, एयरफोर्स नहीं, हम में आप, हम और जो लड़ रहे हैं सब लोग, हम नहीं जानेंगे। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गया। आज मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी छाती चौड़ी हो रही है, लेकिन जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया, ये कन्हैया और ये जो जोकर लोग हैं ये वहां बैठे थे और उसने मेरे सामने कहा कि सेना के लोग अनपढ़ गंवार हैं, ये रेप करते हैं। जब मेरा नंबर आया तो मैंने एक चीज कही जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। सेना के लोग आसमान से, सूरज से, चांद से नहीं टपकते हैं, वो हमारे में से। जैसा समाज है वैसी सेना है। लेकिन अगर सेना का कोई जवान कोई ऐसा काम करता है तो देश के कोर्ट जिनमें 20-20 साल तक चलता रहते हैं कि सेना में ऐसा नहीं है। आपको 7 दिन में आपको प्रसाद दे देते हैं कि ये लो, आप आउट हैं, आपकी सर्विस से आउट हैं, आपकी पे, पेंशन सब कुछ खत्म है, आपकी वर्दी सबके सामने उतारी जाती है, आपको नंगा करके सेना से बाहर किया जाता है ताकि कोई ऐसा काम दोबारा ना कर पाए। जब उसने कहा कि ये अनपढ़ गंवार है, मैंने उसको सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि भाई तेरी उम्र 39 साल होगी, तेरे से वो एक पीएचडी खत्म नहीं होगी। I said, you are the president of this great university called Jawaharlal Nehru University. इस यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान आर्मी के 40,000 ऑफिसर्स यहाँ से पढ़ के निकले। एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ तू, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये जंग जारी रहेगी। मैंने कहा कन्हैया, मैं तो अफसर हूं, मैं डॉक्टर बन के फौज में 14 साल नौकरी भी करके आ गया और उसके बाद बाहर में काम कर रहा हूं और मैं तेरे से सिर्फ 1 साल बड़ा हूं। भारतीय सेना के एक जनरल बख्शी 70 साल की उम्र में उन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। 3 साल का कोर्स था, उन्होंने 2 साल में कर दिया। अब बता कौन सी जगह पे तू यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर पेड़ के पास में जाके पेशाब करता है। जब माँ बहन बेटियां दोस्त और जो गर्ल्स स्टूडेंट निकलती हैं, जब वो ऑब्जेक्शन करती हैं तो तू बोलता है ऐसे ही होगा यहाँ पे। मान का पेड़ों पे लात उतर करके पेशाब कौन करते हैं, ये भी आपको बताना है। I told him कि आपकी मेरी या यहाँ पे जो सुधाकर साहब बैठे, सुधीर साहब बैठे, इनकी कोई कन्हैया से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। उसका खेत और हमारा खेत आपस में टच नहीं हो रहा है, उसका बिजनेस और हमारा बिजनेस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक चीज जो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है वो ये हो रही है कि हम सब लोग मुल्क के साथ खड़े हैं और ये लोग मुल्क के खिलाफ खड़े हैं। यहाँ पे इशू है और इस इशू को दबाना होगा। कौन दबाएगा? हमें आवाज उठाने होगी, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए कांग्रेस या जो भी पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो जाके इनके समर्थन में बैठ जाते हैं कि किसी एक आदमी को गिराना तो इनका साथ दीजिए। आजकल कन्हैया फौज के अफसरों की छोड़, एक जवान 10th पास फौज में भर्ती होता है, 50 नंबर का रिटर्न पेपर होता है। अगर 50 में से 17 नंबर मैं आज ला के देता हूँ, आप पीएचडी कर रहे हो, 39 साल के हो गए, आप 17 नंबर लेके आओ, सुरेंद्र पुनिया जिंदगी भर तेरे जूतों की पालिश करेगा। मैं बताता हूँ, क्योंकि आप रात को 3-3 बजे, 2-2 बजे गांजा चरस शराब पी के डिस्को में डांस करते हो, बेबी को बेस पसंद है, तो फौजी लोग सीमा पे खड़े हैं 70 डिग्री माइनस पे, क्योंकि उनको देश पसंद है। ये
था, लेकिन जो ये चीजें हैं ये दिल झकझोरती हैं। लोग बोलते हैं कि कस्बे में पेलेट गन से लोगों की आंखें फूटती बच्चों की। मैं लोगों से सिर्फ ये पूछता हूँ कि क्या सेना किसी के घर में जाके बाहर निकाल के आंख में गोली मारी क्या? अगर आज हम सब यहाँ बैठे हैं, कल को अपनी गली में मान लो कोई छोटा मोटा लड़ाई या दंगा हो जाए, तो क्या हम हमारे घर के 2 साल 3 साल 5 साल के बच्चों को रोड पे लेके आएंगे क्या? नहीं लेके आएंगे। हम कहेंगे बेटा आप अंदर हो, चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। आप बच्चों की ढाल बना के सामने आ रहे हो। और फौज का नियम है कि जो देश के खिलाफ हथियार लेके खड़ा है वो देश का दुश्मन है, वो आतंकवादी है। और जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो भी आतंकवादी है। बाकी लोगों के ह्यूमन राइट, ये सब जो बकवास करते हैं, ये सारे के सारे स्नैपडील, अमेजन, जो फ्लिपकार्ट है, इस पे ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सेल पे आप खरीद सकते हो। ये इनकी औकात। ह्यूमन राइट किसके ह्यूमन राइट? ह्यूमन राइट उन लोगों के हैं जो इंसान है। आप मुझे गाली दीजिए, आप इनको गाली दीजिए, आप इस कॉलेज को दीजिए, प्रशासन को दीजिए, सीएम को दीजिए, गवर्नर को दीजिए, मोदी को दीजिए, राहुल गांधी, केजरीवाल, पार्लियामेंट नेता, सबको जितनी बड़ा से निकालिए अपनी, यार कोई मना नहीं कर रहा। इस व्यवस्था को गाली दीजिए, आप धरने कीजिए, लड़िए आप, लेकिन आप देश को गाली नहीं दे सकते, आप तिरंगे को गाली नहीं दे सकते, आप जनगण मन को गाली नहीं दे सकते, आप शहीद की तोड़ नहीं कर सकते। आप बाकी जो कुछ करना कीजिए आप, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। कल को मैं खड़ा होकर माँ बाप को गाली देने लग जाऊंगा, मेरे टीचर्स उनको गाली देने लग जाऊंगा, ये लागू नहीं है, ये सहन नहीं किया जाएगा। और जब ह्यूमन राइट्स नहीं के हैं, तो जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं उनकी ह्यूमन राइट्स नहीं है। वो क्या पत्थर के बने हुए हैं या प्लास्टिक के बने हुए हैं? वो भी हमारे में से ही एक। दोस्तों, आज आपके पास एक हथियार है, और आपके पास इतना बड़ा हथियार है जो पहले नहीं था 10 साल पहले। आज आपके पास सोशल मीडिया है। आप अपनी आवाज हमेशा मुल्क के साथ रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रखिए, औरतों की सुरक्षा के लिए खड़े हुए आप, माँ बहन बेटियों की एजुकेशन के लिए खड़े हुए आप देश के पॉजिटिव जो है, भारत पॉजिटिव है, उस कैंपेन के साथ जुड़िए। आप बुराई करना, हर वक्त गाली देना, निराशा में रहना, ये कोई भी कर सकता है। पॉजिटिव करने के लिए आपको खड़ा होना होता है। आप खड़े होंगे, पीछे कतार खड़ी होगी, आपके साथ अच्छे लोग आएंगे। टाइम वक्त जरूर लगता है, लेकिन लोग आपके साथ खड़े होंगे। और एक चीज, जब भी कुछ शुरू करते हो तो खुद से सवाल पूछना चाहो करो, आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। पहला सवाल खुद से पूछो कि क्या करना चाहते हैं। अगर वो जवाब मिले कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो दूसरा सवाल ये पूछो कि क्यों बनना चाहता हूँ, व्हाई। जब आपको जवाब मिलेगा कि मैं मेरे समाज में एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम खड़ा करूंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा, मैं लोगों को एक उनकी लाइफ में एक आशा की किरण जगाऊंगा, मैं एक अच्छा पॉजिटिव भारतीय नागरिक बनूंगा। जब आपको जवाब मिल गया व्हाट एंड व्हाई, तो कैसे बनना है उसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। मेरा एक सपना था कि किसी दिन जब मैं स्टेज पे खड़ा हूं, किसी पोडियम पे, तो पीछे से इंडिया का फ्लैग उठे और जनगण मन बजे। ये मेरा एक सपना था 99 से, जब मैं क्रोएशिया में 2009 में गया, और जब मैं जीता तो सामने वही पाकिस्तान के लोग जो मुर्दाबाद बोल रहे थे, उनको भी खड़ा होना पड़ा जब इंडिया का फ्लैग ऊपर गया। लड़कियों के साथ आप लोग आए, आप लोगों ने अपना इतना बेशकीमती वक्त मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति के साथ साझा किया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और इसी आशा के साथ कि आप लोग अपनी जिंदगी में अच्छा करेंगे, अपने परिवार के लिए अच्छा करेंगे, खुद के लिए अच्छा करेंगे, मुल्क के लिए अच्छा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। Anyone have any questions for sir?
they can encourage themselves. But what is needed in the society is that people are motivated to become Indians and worthy of the protection that the security forces are giving us, the army men are giving us. So हम कुछ चर्चा कर रहे थे कुछ लोग, and then I was speaking to one person from the disaster management course, and he said, and it was just a discussion that maybe today's youth, because they lack this sense of responsibility and ownership towards the country, maybe something like NCC should be made compulsory for all college students. So can you comment or no? Absolutely, ma'am. I agree 100% with you. Guys, there is a very small country called Israel. Very small country. जितनी अपनी मुंबई की पॉपुलेशन है उससे भी कम से कम शायद 1/10 पॉपुलेशन होगी, लेकिन आज तक उन्होंने किसी से हार नहीं खाई, किसी से मार नहीं खाई उन्होंने। उसका रीजन ये है कि वहाँ के हर नागरिक को उनकी सेना में मिनिमम 1.5 साल का टेन्योर करना होता है। आज जो उनके प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वो भी स्पेशल फोर्सेज में थे, उन्होंने भी अपना टेन्योर निकाला। जो उनका भाई था वो स्पेशल फोर्सेज में था, शहीद हुआ। जस्ट इमेजिन आप कि आज आपकी पूरी कॉलेज में एक जो सिक्योरिटी वाला जो डिपार्टमेंट है उसका एक बंदा जो फौज में रह के आया हुआ है। मैं बाहर के लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि वो अच्छे नहीं, वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन कि एक आदमी जो आज देश की पार्लियामेंट में आपका एमपी जा रहा है और वो सेना, पुलिस, फौज, एयरफोर्स कहीं से भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा डिसिप्लिन होगा। तो अगर जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको अभी से हम, जरूरी नहीं है कि हर आदमी जाके ज्वाइन करे, लेकिन उसको इतना एहसास जरूर होना चाहिए कि जो वर्दी पहन रहा है उसका मतलब क्या है, डिसिप्लिन का मतलब क्या है, इस तिरंगे का मतलब क्या है। जब जनगण मन बजाते हैं तो मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े क्यों होते हैं? वो बच्चा है, उसमें आप जो भर दोगे, अगर उसमें आपने भर दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो वो उसी दिन से टुकड़े करने लग जाएगा। अगर आपने भर दिया कि ये जो दिख रहा है, फ्लैग दिख रहा है, इसके लिए हम जीते हैं। जब जनगण मन बजता है तो इस मातृभूमि को ये सलाम कर रहे हैं, तब हम सब खड़े होते हैं उसके रेस्पेक्ट। आपका बिल्कुल सही है मैम। और मैंने कितने जन डीकेसी से मैंने लेटर लिखा उनको कि देश में सबसे पहले एनसीसी की जो जरूरत है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में है, कम से कम वहाँ तो शुरू की जाए। उसके बाद I'm sorry, I'm the one who disturbs you on Facebook a lot. So my question, there are two questions. As a student, I'm in final year, right? Cleared the final year now. So, which is the ideal time to join the army? After UG or after PG? And do we have a specialized course like in US? में मैंने कई स्कूलों में देखा है कि they have MS military medicine very separate. Do we have in our institutes like AFMC or RNR? क्या बहुत सही सवाल पूछा आपने। आज मेरे साथ शायद सूबेदार पठानकर मेरे साथ शायद एयरपोर्ट से आ रहे थे। सो आई आस्क्ड द गर्ल कि क्या फ्यूचर में क्या करना उनका एमबीए। मैंने कहा पहले फौज ज्वाइन कर लो फिर एमबीए कर लेना। सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग, देयर आर टू एंट्रीज इन आर्म फोर्सेज। एक है कि आप एमबीबीएस करके डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है, आप उसके थ्रू जा सकते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। दूसरा है कि आप एफएमसी के थ्रू। तीसरा जो है कि आपने पीजी कर रखा है तो उसकी अलग से सीट है, तो उसमें भी आप आ सकते हो। और लेकिन अगर आप यूजी की एमबीबीएस करके अगर फौज में जाते हो तो उसका आपको एक फायदा होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। शायद इसके बाद में काफी लोग फौज में जाने को ही सोचेंगे। फौज में जो पीजी के एग्जाम है, जो पूरे नेशनल लेवल पे एग्जाम चलती है, उसमें फौजी लोग भी, फौजी डॉक्टर्स भी एग्जाम देते हैं। लेकिन फौज में सीटें फिक्स हैं कि हर साल 170 सीट पीजी की है। एग्जाम देने वाले कितने हैं? 400। बाहर कितने हैं? लाखों में। तो 400 में 150 में आना बहुत आसान है। और आपको 4 चांस दे रहे हैं एफएमसी वाले, उसके अलावा डिप्लोमा भी दे रहे हैं। तो 400 में से 150, और जो 5 साल सर्विस करके जो बाहर आ गए शॉर्ट सर्विस, उनकी तो बहुत बड़ी लॉटरी है। हर साल ऑलमोस्ट 50-60 डॉक्टर्स जो फौज में है 5 साल सर्विस किया फिर बाहर आ गए, तो वो एक्स सर्विसमैन बन गए। तो एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है उसमें कम से कम 80 सीट है, और एग्जाम देने वाले कितने? 120 लोग। तो अब अंदाज रही कि जो आपको चॉइस मतलब रेडियो में जाना है, लेकिन सिविल में रेडियो नहीं मिल रहा, लेकिन इधर जाओगे तो आपको रेडियो मिल ही जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। अच्छी जिंदगी है, दुनिया देखोगे, टेररिस्ट भी देखोगे, आपके बच्चे होंगे वो और मोटिवेटेड होंगे,
जो हमारे सीनियर जिन्होंने हमें पढ़ाया है उनको आप मिलिट्री स्टेशन में बुला के अच्छे गेस्ट रूम में रुकवाओगे, उनको दिखाओगे कि फौज सर मैम ऐसी है, उनको भी अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा और आपको जिंदगी भर आपके ऊपर एक मोहर रहेगी कि आपने हिंदुस्तान की सेना में काम किया है। मेरा ये मानना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करना चाहिए और जहाँ हम हेल्प कर पाएंगे हम करेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत। एक बार हम 3 बार भारत माता की जय बोलेंगे, शायद सोया तो कोई नहीं होगा, मेरे को पक्का इसका विश्वास आप पे। नमस्ते सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज जब आप वहाँ खड़े हैं तो आपके हिसाब से वो एक चीज़ जो आप में और बाकी जो कॉमन लोग हैं उनमें ऐसा कौन सा डिफरेंस है जो आपको सबसे अलग करके वहाँ खड़ा करता है? पहले तो आई एम ऑल्सो ए कॉमन मैन, आई एम वन ऑफ यू, आई एम नो स्पेशल, आई एम वन ऑफ यू, आई विल रिमेन वन ऑफ यू ऑलवेज एंड ऑलवेज। सेकेंड चीज, शायद आप लोगों ने मेरे को आशीष पिछले 3 साल से पीछे पड़ा है, मुझे शायद इसलिए बुलाया होगा कि मैंने शायद ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चीज़ें की हैं जिसमें मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे जो टीचर्स थे, मेरे गुरु थे या जो मेरे साथी थे या भारतीय सेना है, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया या मेरे को उस मुकाम पे वो लेके आए कि मैं आज आपके सामने खड़ा होने लायक हूँ। बाकी आप लोग मेरे से बेहतर हैं, मैं आपको आज बता रहा हूँ। समटाइम आई फील कि आई एम मिसगाइडेड डिसाइड, जहाँ भी मुझे लॉन्च करना होता है मैं लॉन्च हो जाता हूँ, लेकिन आप लोग ज़्यादा फोकस्ड हैं और मेरे को इतना इस चीज़ का एहसास है कि आपने वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, मैं बहुत पहले एग्जाम दिया था तो भूल गया हूँ, तो जब आप एक कागज़ के ऊपर 7 दिन सूरज आ रहा है लेकिन वो जल नहीं रहा है, लेकिन अगर आप वो लेंस उस पर डालेंगे तो थोड़ी देर बाद उसमें आग लग जाएगी। जो कुआं है पुराने ज़माने में, आपके मेरे पिताजी या जो हमारे बुजुर्ग हैं सामने बैठे टीचर्स हैं, इन जो गाँव में रहते थे तो कुएं से पानी निकालते थे, तो जो रस्सी है वो पत्थर के ऊपर से जाती थी। तो आप अपने कभी गाँव में जाओ देखना, जो पत्थर था इतना मजबूत, उसके अंदर भी छेद पड़ गए हैं। यू हैव टू आपको फोकस करना होता है और कई बार कायनात आपके एग्जाम ले रही होती है कि वो आपको चेक करती है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, किस चीज़ के, मतलब आप चाहते क्या लाइफ में कि मुझे मेडल चाहिए, ठीक है मेडल चाहिए, आपने प्रैक्टिस की, मेरे को इंजरी होगी तो अब मेरे सामने 2 चॉइस है कि भाई छोड़ दे, इसी साल भी इंजरी होगी, इस साल भी इंजरी होगी, या फिर मैं इतना कमिटेड हूँ कि मुझे वो चाहिए, मैं जिंदा इसलिए हूँ कि मुझे वो चाहिए। आपको पता होगा कि जब रेस कोर्स में घोड़े दौड़ते हैं तो ब्लिंकर लगा देते हैं कि आजू बाजू वाले घोड़ा घोड़ी को कोई देखे नहीं। फोकस कि आपको आपका टारगेट दिख रहा है। जब मेरे को पाकिस्तानी भाइयों ने, देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मैं फौजी आदमी हूँ, मेरे साथी शहीद में उन्होंने जान दी है, आगे भी लड़ेंगे देंगे, लेकिन मुझे पाकिस्तान के लोगों से नफरत नहीं है। मैं आपको सच्चे दिल से बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नफरत नहीं है पाकिस्तान की आम जनता से। वो आपकी तरह, मेरी तरह, हमारी तरह वो भी नॉर्मल लोग हैं, वो दुखी हो रखे हैं उनकी सरकार और उनकी जो आर्मी है उनसे। 70 साल में 40 साल उनकी सेना ने राज किया है। आज दुनिया में पाकिस्तान का पहले नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आजकल नाम है TRP, टेरर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि दुनिया में कहीं भी कोई टेरर अटैक होता है तो या तो टेररिस्ट पाकिस्तानी, या वो पाकिस्तान में आके ट्रेन करके गया है, या वो पाकिस्तानी उस टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर है जो पाकिस्तान में है। तो ऐसा कोई दुनिया में टेररिस्ट ही नहीं जिसका पाकिस्तान से संबंध नहीं। तो हमारी जो लड़ाई है और जो हमारे अंदर जो गुस्सा और जो नफरत है सिर्फ उन लिमिटेड लोगों पे, बाकी पाकिस्तान की आम जनता वो हमारे भाई बहन हैं। और मुझे तो दया भी आती है कि आज हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, वहां पे आप क्रिकेट खेल की गेंद फेंकते हो, वो ग्रेनेड फेंकते हैं। बच्चा पैदा होता है, आप उसको बॉलिंग बैटिंग सिखाते हो, वो उसको सिखाते हैं फ्यूज कैसे लग रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, एक के कहाँ पे क्या। ये डिफरेंस है हमारे उनके अंदर। तो यू हैव टू बी फोकस, एंड फोकस इतना ज्यादा होना चाहिए कि आपको कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिंदगी एक है, सब कुछ आप नहीं कर सकते। अगर मैं सोचूं मैं हनुमान भी बन जाऊं, मैं राम भी बन जाऊं, नहीं सॉरी, एक ही बन जाओ, तो हनुमान बन जाओ या राम बन जाओ या नॉर्मल सैनिक बन जाओ। और आप जैसा इस दुनिया में मैं बता सकता हूं कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यू आर हीरो ऑफ योर लाइफ। शाहरुख खान है आप अपनी जिंदगी के, शाहरुख खान आपसे बेटर नहीं है आपकी जिंदगी में। उनको जो मुकाम हासिल करना था उन्होंने मेहनत की, वहां पहुंच गए। यू आर द सचिन तेंदुलकर ऑफ योर लाइफ। कैसे सामने आना है, कैसे स्टॉप करना है,
कब LBW नहीं होना है वो आपको डिसाइड करना है। गलतियां करेंगे, सजाएं मिलेंगी, हम पीछे जाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत इतनी होनी चाहिए कि सज्जन सिंह मलिक जैसी कि अगर एक भी बच गया है तो मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है। तो डिसाइड कर लो, सारे अच्छे कर्म करके इसी जिंदगी में सब कुछ कर जाओ, या फिर दोबारा बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो इसी योर्स। कोई सवाल? तो पूछिए मैम। आवाज कम आ रही है, आ जाएगा आपके पास। आप शुरू करने से पहले मैं इतना जरूर बोलूंगा कि मुझे दिल से आप लोगों से मोहब्बत हो गई। सही बताओ, जो तुम्हारी दुआएं हैं, जो तुम्हारी जो लफ्ज है, तुम्हारी भावनाएं हैं, मैं मेरे साथियों के साथ शेयर करूंगा। जो मेरे साथी कश्मीर में जहां भी हैं, जब भी मेरे से बात करेंगे, डेफिनेटली आई विल मेंशन अबाउट दिस कॉलेज, अबाउट द स्पिरिट ऑफ दीज गाइज, योर टीचर्स एंड योर मैनेजमेंट। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक देम। Very good evening, sir. My question would be like. जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद सर। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ for the entrance in the medical college for the armed forces. Is it very necessary that being a soldier with a doctor, or we can just be a combat medical officer out there, just a combat medical thing? So how to differentiate between the two to get the entry into the armed forces? वो तो मैंने आपको बताया, ये फौज में जाने के बाद में चॉइस आपकी होती है। मैं थोड़ा सा इलावा था, इसलिए मैंने स्पेशल फोर्सेज ज्वाइन की। अदरवाइज डॉक्टर का जो रोल है फौज में, आपके पास 3-4 जगह डॉक्टर होते हैं फौज में। एक मिलिट्री हॉस्पिटल है, जब आप जाते हैं इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद में आपको हर आदमी की एक पोस्टिंग फील्ड में आएगी, चाहे नॉर्थ ईस्ट में है चाहे कश्मीर साइड में है। उस पोस्टिंग में 3 साल की पोस्टिंग होती है आपकी। अगर सेमी फील्ड है, जम्मू है तो सेमी फील्ड है, तो वहाँ थोड़े टाइम की होगी, ज़्यादा टाइम की होगी। लेकिन कश्मीर है, सियाचिन, तो वहाँ कम टाइम की होगी। और सियाचिन में आपको 6 महीने से ज़्यादा कोई नहीं रखेगा, क्योंकि वेदर ही ऐसा है, तो आपको नीचे आना ही पड़ता है। तो उसमें क्या, डॉक्टर के जो रोल है, एक जो छोटा हॉस्पिटल होता है, फील्ड एम्बुलेंस, जहाँ पे 5-4 डॉक्टर होते हैं, एक सर्जन होता है, एक फिजिशियन होता है, गायनेकोलॉजिस्ट के और साइकेट्रिस्ट के अलावा सारे लोग होते हैं। नथिंग अगेंस्ट साइकेट्रिस्ट, हम मेरे काफी करीब दोस्त है, मजाक की बात अलग है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, 11 लोगों को वापस में स्कूल मिला रहे हो। तो जो मेडिक है, एक चीज और बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के आर्मी में जो लड़कियां हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, दे आर इक्वली ब्रेव, इक्वली हार्ड वर्किंग एज गाइज आर। मैंने खुद ने देखा। और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि एक जगह एक जवान को गोली लगी, और जो मेडिकल ऑफिसर थी कैप्टन साहिबा, तो वो वहाँ पे उसका इलाज कर रही थी। तो जो आर्मी के जनरल थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसको इसी वक्त ना शिफ्ट करना है। शी सेड नो, आई कैन ट्रीट। आर्मी के जो जनरल थे वो इतने सीनियर थे, लेफ्टिनेंट जनरल, शी वाज जस्ट कैप्टन। तो ही रेज्ड हिज वॉइस, ही सेड, आई एम लेफ्टिनेंट जनरल स्पीकिंग, इनको इवैक्यूएट करना है अभी, और मेरा चोपर आ रहा है। शी सेड, no sir, I'm here, I will look after. He said, do you know who is speaking? I'm Corps Commander speaking. She said, sir, you may be Corps Commander, but here I'm the in charge, I'm a doctor. So, Captain he was Rathod. He said, Captain Rathod will look after, please don't interfere in my job. So, guys are doing equally. तो पहले तो लड़कियां यूनिट में नहीं होती थी, लेकिन आजकल जो लेडी डॉक्टर्स होती हैं वो यूनिट के साथ भी होती हैं। सिर्फ स्पेशल फोर्सेस को छोड़ के बाकी डॉक्टर्स हैं जो एक्चुअल फायर फाइट के जहाँ लड़ाई होती है वहाँ नहीं होते। उससे एटलीस्ट 500 मीटर पीछे या 1 किलोमीटर पीछे जो अपनी एम्बुलेंसेज होती हैं, कार्डियक एम्बुलेंस, सारी चीज़ें होती हैं, अपने नर्सिंग स्टैंड सब होते हैं, एनेस्थेटिस्ट तो उनके साथ होते हैं। उनके पास पूरे खुद के हथियार सब कुछ होते हैं, बाई दी ओन पे अटैक आ गया तो उनको क्या करना है। बट स्पेशल फोर्सेज में ऐसा होता है कि डॉक्टर होता है ऑन साइड, जहाँ ऑपरेशन चल रहा होता है आपको वहाँ होना होता है। तो स्पेशल फोर्सेज पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 8 हैं,
तो आपको उन 8 एयरबोर्न हैं, तो 16 मैरीन कमांडोज की जो हैं वो 5 हैं, एयरफोर्स के गरुड़ के 5 हैं, तो ये 40 ऑफिसर में से आपको क्यों रहना है? अगर आपको लगता है कि आप पीछे रह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन 2 साल बाद में आप पीस में आएंगे, और चॉइस अगर आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड भी अगर सेना में है या आप बाहर हैं जहाँ जॉब कर रहे हैं, तो कोशिश ये होती है कि चाहे मेल ऑफिसर हो फीमेल ऑफिसर हो कि आपको आपके स्पाउस के नज़दीक रखा जाए। अगर एक स्टेशन में पोस्ट कर जाए नथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर दूर है तो जैसे आप पुणे में हैं तो उनको खिड़की में पोस्ट कर देंगे ताकि यू कैन स्टार्ट योर फैमिली लाइफ। Thank you, sir, for the answer. आप सब लोगों ने इतने सवाल पूछे, मैं पूछूं आपसे एक सवाल? जितने गुरुजी हैं उनको आगे छोड़ दीजिए, लेकिन आप में से बाकी लोग हैं, कितने फौज ज्वाइन करना चाहेंगे? हाथ रुक नहीं रहे। गुड, थैंक यू। सर थोड़ा जोर से। गुड आफ्टरनून सर। जय सर, डॉक्टर श्रीनिवास गोकुलनाथ भी अभी रेस अक्रॉस अमेरिका में कंप्लीट किया उन्होंने, वो एरोस्पेस मेडिसिन में उन्होंने एमडी किया, तो आप जरा एरोस्पेस मेडिसिन के बारे में कुछ थोड़ा बता पाएं? देखिए, जो सब्जेक्ट इन्होंने सामने रखा है एरोस्पेस मेडिसिन, और दूसरा जो डीप सी डाइविंग के का जो मेडिसिन है, ये मैरीन कमांडो और जो गरुड़ कमांडो है उन लोगों के लिए उनके साथ डॉक्टर रखना होता है अक्रॉस द बॉर्डर। ये वो वाले डॉक्टर हैं जिनकी जरूरत पड़ती है अक्रॉस द बॉर्डर। अगर ऑपरेशन हो रहा है, आपको एनिमी लाइन के पीछे ड्रॉप किया जाता है, तो उनके साथ ये होते हैं, और ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में इंडियन आर्मी में है। सो अगर किसी को है उसमें, तो आई कैन कनेक्ट यू गाइज विद हु इज एरोस्पेस मेडिसिन स्पेशलिस्ट, या जो मैरीन कमांडोज के साथ हैं, जो डीप सी का जो नेवल मेडिसिन है उसके अंदर अगर आपको किसी का इंटरेस्ट है, तो आई कैन डेफिनेटली कनेक्ट यू गाइज विद देम। बट फॉर दैट डोंट आस्क देम कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। सिर्फ इतना पूछो कि हम आपकी तरह कैसे बन सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, कौन सी एग्जाम देनी पड़ेगी, उसके तरीका क्या, सिर्फ इतना पूछिएगा। क्योंकि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से अगर आपने उनसे 2-3 बार पूछ लिया कि आप कहाँ पे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, तो वो शायद फिर आपका दोबारा जिंदगी में फोन नहीं उठाएंगे। जाने से पहले आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, गाइस, लेट्स राइज एंड लेट्स प्ले नेशनल एंथम।